जो भी तबका आपके सामने बैठा है उसको पहले समझिए उसकी ज़रूरत क्या है, वो किस कैटेगरी में स्टैंड करता है इस वक्त जिस वक्त आप उसे बता रहे हो। या तो वो किसान है, दूसरे नंबर पर वो व्यापारी है, या फिर वो नौकरी पेशा है, या चौथे नंबर पर वो गरीब आदमी है जो मेहनत मजदूरी करके कमा रहा है। जो व्यापारी मैं जिसको कह रहा हूं उसी में दुकानदार भी आता है, उसी में लोकल मिस्त्री आता है, आपकी गाड़ी का, आपके मतलब किसी भी चीज़ का, साइकिल का, मोटरसाइकिल का, या फिर आपकी गैस स्टोव का ठीक करने वाला, छोटा मोटा कोई भी आदमी आता है। तो आप अगर थोड़ा ब्रॉड व्यू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चारों तबके, अगर चार तबके बर्बाद हो गए तो सब बर्बाद हो गए ना, कोई भी नहीं बचा। तो किसान की बर्बादी हम आपको पहले बता चुके हैं। नौकरी पेशा के लिए आपको दो ही बातें याद रखनी है, दो चार बातें ही आपको क्या समझना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है और आपको रोज अखबारों में वो खबरें मिलेंगी, क्या कि रोबोट ही जज बनेंगे, वकील बनेंगे, रोबोट ही ड्राइवर बन सकते हैं, मतलब बिना ड्राइवर की कार आ चुकी है, बिना किसी व्यक्ति का रेस्टोरेंट भी खुल चुका है, एक रेस्टोरेंट सूरत में खुल चुका है, उसमें कोई व्यक्ति नहीं है। आप एंटर करोगे आपको नमस्ते भी रोबोट करेगा, आपका ऑर्डर भी रोबोट लेगा, आपका खाना भी रोबोट बनाएगा जो भी आपने ऑर्डर किया है, फिर वो लेकर भी रोबोट आएगा और बिल पेमेंट भी रोबोट करेगा। तो आदमी है ही नहीं है उस पूरे के अंदर। अच्छा, आदमी के बिना, डॉक्टर के बिना नी ट्रांसप्लांट की आपको बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट अभी यहां पे मैंने देखी आते हुए, जयपुर से इधर आते हुए भी, मतलब रोबोटिक रीट्रांसप्लांट भी देखा है, लेकिन असलियत में वो बिना डॉक्टर का अस्पताल भी ऑपरेट कर रहे हैं ऑलरेडी। मतलब टेस्टिंग के तौर पे वो क्या करते हैं कि उन्होंने क्या किया, जैसे आपने अंगूठा लगाया एंटर करने से पहले, तो वो वेलकम देवेंद्र बल्हारा, आप इस तारीख को पिछली बार आए थे, अभी आपको क्या तकलीफ है, सेलेक्ट कीजिए। अंगूठा लगाते ही, क्योंकि आपके आधार कार्ड के साथ सारी जानकारियां कि आपने कब कौन सा इंजेक्शन लिया था, कब कौन सी दवाई खाई थी, कब आप बीमार पड़े थे, लास्ट टाइम आपके कौन से टेस्ट हुए थे, लास्ट टाइम आपका क्या क्या रिजल्ट रहा था, लास्ट टाइम आपकी क्या दवाइयां थी और आपको क्या इलाज रिकमेंड किया था, सारी हिस्ट्री बचपन से पैदा। ये बचपन से बच्चों को जो रिकॉर्ड बना रहे हैं, ये वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, ये इसी पर्पज से बना रहे हैं कि आपका अंगूठा लगते ही पूरी हिस्ट्री सामने आ जाए। तो जैसे ही आपने लगाया तो वो आपको बताएंगे कि आपको अब बताइए क्या है, दोनों बीमारियों में से आपको कहाँ कहाँ दर्द है। मुझे सिर में दर्द है, उस पर टिक कर दिया। जैसे आप ऑर्डर करते हो ना, ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, क्या क्या करना, टिक कर दो। तो मेरे को घुटनों में भी दर्द है, टिक कर दिया। मेरे को एलर्जी भी होती है, टिक कर दिया। खारिश भी हो रही है, टिक कर दिया। मतलब आपको जो जो है वो टिक कर दो। तो उस रिजल्ट से वो कैलकुलेट करेंगे वहां से कि ये जो अगर है तो आपका ये कम हो सकता है, आपका ये ज्यादा हो सकता है, ये दवाइयां, ये टेस्ट रिकमेंडेड है, कमरा नंबर 10 में जाइए, वो बोलेगा स्पीकर, आपके लिए रूम नंबर 10 रिकमेंड किया गया है, इंतजार कीजिए अपनी बारी आने का। तो पहले अगर कोई वहां पे कोई पेशेंट है, पेशेंट तो नहीं कहूंगा, पहले कोई कस्टमर है उनका, कि कस्टमर की तरह बिहेव करते हैं, आपको पेशेंट की तरह नहीं करते हैं। जैसे ग्राहक देवता होता है, दुकानदार को लगाते हैं, ऐसे ही आपको बिल्कुल ट्रीट करेंगे। और फिर वो आपका नंबर जब आएगा स्क्रीन के ऊपर, आप जाएंगे उस कमरे में, वहाँ आप बैठ जाएंगे, तो रोबोट ही आपका टेस्ट ले वो ब्लड टेस्ट कर सकता है। ब्लड का सैंपल ले लिया, सैंपल लेकर के आपका जो भी मतलब आपका अगर उन्होंने यूरिन का सैंपल लेना है या स्टूल का लेना है, तो आप वो आपको अरेंजमेंट वहाँ पर मिलेंगे। तो करके उसके ऊपर वो स्टिकर लगाइए, वहाँ रख दीजिए। वो स्टिकर आप ही के लिए बना था, तो आप ही के साथ बारकोड उसका आपके आधार कार्ड के साथ में कनेक्टेड है, उसकी अपने आप वो जाएगा, अपने आप उस इक्विपमेंट में जाएगा जहां उसका टेस्ट होना है, टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट होने के बाद उसकी रिपोर्ट अपने आप कंप्यूटर पर आ जाएगी। तो वहां आएगा कि आपका ये चीज़ कम हो गया है, तो अभी ये डायग्नोज करना भी बाकी है। आपके टांगों में काफ़ी लंबे समय से दर्द है, तो हो सकता है आपको हेयरलाइन फ्रैक्चर हो, तो इसके लिए एक्सरे करने पड़ सकता है। तो आप रूम नंबर फलाने में जाइए। रूम नंबर फलाने में गए, वहाँ जा करके बोलेंगे इस टेबल पर लेट जाइए, वो टेबल अपने आप वहाँ एक्सरे वाली पोजीशन पर पहुँच के आपका एक्सरे होकर के आ जाएगी, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। आपको बोलेंगे आपको दवाइयाँ कौन सी लेनी है, दवाइयों के लिए कमरा नंबर फलाना चला जाइए। वहाँ कमरा नंबर फलाने पर जाओगे तो आपने पहले भी खबरें में पढ़ी होगी, आज से 5-7 साल पहले पढ़ा था कि दवाइयों का भी ATM बन चुका है। जैसे दुकान से सामान लेने के ATM है, ऐसे दवाइयों के भी ATM है। मतलब ATM जैसे ऑटोमेटेड मतलब मशीन है, ट्रांजैक्शन मशीन्स। ATM का मतलब पैसों वाला नहीं होता,
ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन होती है कि आपको जो लेना है बटन दबाओ तो वो चीज़ निकल के आ जाएगी बाहर। तो जैसे ही आप वहाँ जाओगे, आपकी टेस्ट रिपोर्ट रोबोट के पास ऑलरेडी है, कंप्यूटर के पास ऑलरेडी है, आप उस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मशीन के पास जैसे ही अंगूठा लगाओगे, अंगूठा लगाते ही जो दवाइयाँ उसने रिकमेंड की थी वो अपने आप निकल जाएंगी पैक हो करके। तो अपनी ले और जाइए। अगर आपका ऑपरेशन होना है तो वो ऑपरेशन थिएटर के लिए रिकमेंड कर देंगे, ऑपरेशन थिएटर नंबर 21 में जाओ, ऑपरेशन थिएटर नंबर 22 में जाओ, जिसमें भी जाना है वहाँ जाइए, टेबल पे लेट जाइए। जब रोबोट घुटनों का कर रहा है तो वो हृदय का भी कर सकता है, वो न्यूरो सर्जरी भी कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। एवरीथिंग, दे हैव डन एवरीथिंग। मतलब डॉक्टर की जरूरत नहीं है इलाज के लिए, आपके रिकॉर्ड की जरूरत है, आपके आधार की जरूरत जरूर है। मतलब वो आपको पूरी उम्र उन दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट रखें। उन सारी दवाइयों में एक दवाई ऐसी पक्का हो सकती है जिससे वो हैबिट फॉर्मिंग हो जाए, उसके बिना आपको नींद ना आए, उसके बिना आपको भूख ना लगे, उसके बिना आपको चक्कर आते रहें, उसके बिना आप परेशान रहें, उसके बिना आप दर्द में रहें, कुछ भी ऐसी रहें, तो आपको वो लगातार लेते ही रहना पड़ेगा। मतलब आपने अभी तक जिसने भी एलोपैथी के डॉक्टर के पास आप गए होंगे, तो आपको एलोपैथी का डॉक्टर की खासियत क्या है कि आपको शुगर हो गया तो वो आपको ये कहेगा कि अब आपको जीवन भर खानी ही पड़ेगी। आपको पेन हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब आपको जब भी होगा आपको खानी ही पड़ेगी। आप होम्योपैथी वाले के पास जाओगे, दूसरे मतलब जैसे आप एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर, या फिर आप किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाओगे, खासतौर पे नेचुरोपैथ के पास या आयुर्वेद वाले के पास जाओगे, तो उनके पास स्पेसिफिक मालूम है उनको कि इस वाली बीमारी की जड़ ये होती है और इसको ऐसे जड़ से खत्म किया जा सकता है। बहुत लोगों ने कैंसर ठीक किया है, बहुत लोगों ने, जिनको डॉक्टर ने बोला था कैंसर था, वो असल में कैंसर कई बार होता ही भी नहीं है और वो बोल देते हैं कैंसर है। तो ऐसा ही करके वो तबकों को मतलब वो चाहते नहीं है कि आप किसी अल्टरनेट थेरेपी की तरफ जाएं। और अगर लोग बाग जैसे कि इस पिछले कोरोना के इस दौर के अंदर जो लड़ने वाले लोग थे या जो समझने वाले लोग थे इस पूरे खेल को, वो कौन लोग थे? जो नेचुरोपैथी आयुर्वेद के ऊपर पहले से काम कर रहे थे, जो गाय पे काम कर रहे थे, जो प्राकृतिक चीजों पे काम कर रहे थे, वो समझते थे। तो अब की बार सरकार ने यहाँ पर आयुर्वेद का रिसर्च सेंटर ही खोल दिया, तो आयुर्वेद वालों का भी जब रजिस्ट्रेशन कर देंगे आने वाले टाइम में, तो तुम करके दिखाओ प्रैक्टिस अपनी मर्जी से। जैसे पिछली बार आप में से कोई एलोपैथी का डॉक्टर या एलोपैथी प्रैक्टिस आप कर रहे, जैसे होम्योपैथी की आप कर रहे थे डॉक्टर साहब, है ना, तो आपके पास भी चिट्ठी आई होगी सरकार की कोरोना के टाइम पर कि आपको क्या क्या करना है। अगर वो आ जाए, एक प्रोटोकॉल पूरा दे दिया, एसओपी प्रोटोकॉल आया था ना, तो वो मतलब हर डॉक्टर को एक चिट्ठी गई, उसमें बोला कि तुम जब भी कोई पेशेंट आएगा उसका इसी प्रोटोकॉल से इलाज होना है। मतलब डॉक्टर की अकल अगर कह रही है कि यार इसको ये हो सकता है, ये नहीं है जो तुम कह रहे हो, इसको कुछ और हो सकता है, तो डॉक्टर की अकल का इस्तेमाल नहीं होगा, उस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होगा। जो डॉक्टर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल नहीं करेगा उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। आईसीएमआर के डायरेक्टिव्स थे। मतलब इतना क्लासिकल तरीके से वो लोग ऑपरेट करते हैं कि आपको कागज के अंदर उलझा करके रखा जाता है, तो आप उसको रियलिटी मान बैठते हैं। ये बड़ी गलती होती है हमसे, और इसलिए मैं आपको यह बता रहा हूं कि जो नौकरियां हैं उसमें अमेजन 10,000 कर्मचारियों को अभी निकाला था, रेलवे ने निकाला था, एलआईसी ने निकाला था, लगभग हर डिपार्टमेंट के अंदर नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। जो नई पुरानी रिटायरमेंट हो रही है उसकी जगह पे नई भर्ती कहीं भी नहीं हो रही है। पुलिस में भी नहीं हो रही, ट्रैफिक में भी नहीं हो रही है, आपकी बैंकिंग में भी नहीं हो रही है, टीचर्स में भी नहीं हो रही है, क्योंकि बिना टीचर के भी रोबोट पढ़ाने भी आ चुका है। वर्चुअल रियलिटी में वर्चुअल स्कूल आ गए हैं, वर्चुअल क्लासरूम आ गया है। पूरे के पूरा सिलेबस एक कंप्यूटर पूरी दुनिया को पढ़ा सकता है, क्योंकि वो सब कुछ अंग्रेजी में इसलिए तो लाना चाहते हैं ना कि आपकी भाषा में ना रहे, मातृभाषा में सब एजुकेशन ना रहे। वो चाहते हैं हमारी ही वाली एजुकेशन लेते रहे, जो हम देना चाहते हैं सिर्फ वही पढ़े, बाकी लोगों का मति बिल्कुल खत्म हो जाए। तो इसलिए वो क्या करने वाले हैं, आपको वो ये बताने वाले हैं कि टीचर्स की भी जरूरत नहीं है। तो और ये बात मोदी जी बहुत पहले अपने वक्तव्य में बहुत बार बोल चुके हैं कि 90% नौकरियां जाने वाली हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर करने वाली है नौकरियों को, और जा भी चुकी हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी और सरकारी सेक्टर में भी बहुत नौकरियां खत्म होंगी। तो नौकरी पेशे वाला आदमी भी अब इस तरह से जाने वाला है। तो खेती गई, नौकरी गई, और बचा दुकानदार। ये एसी है, इसको कोई भी मिस्त्री ठीक कर सकता है क्योंकि ये पुराना है। नया स्मार्ट एसी जिसने भी लगवाया है उसके अंदर कुछ वो हैं, एलिमेंट हैं। यहां पर वीर सिंह बैठा हुआ है, वो भी है, क्या नाम है उस एलिमेंट का? पीसीबी। उसका मदरबोर्ड है, मतलब
जो स्मार्ट चीजें हैं ना उनका मदरबोर्ड इस टाइप का, सॉरी वॉशिंग मशीन, ये एसी, कूलर, मतलब स्मार्ट जो भी है आपके घर में अप्लायंस, उसके अंदर कुछ आइटम ऐसी हैं जिनको कोई मिस्त्री ठीक नहीं कर सकता। आपको कंपनी में ही जाना पड़ेगा और कंपनी में उसकी रिप्लेसमेंट इतनी महंगी है कि इतनी देर में तो नया आ जाएगा, 2 बार खराब हो जाएगा। तो यही आपका गाड़ियों का किया है उन्होंने। 10 साल से पुराना साल वाली, 10 से 15 साल वाली गाड़ियों को आप वापस सरकार को दे दो, वो तो उसको स्क्रैप बना देंगे। आपको नई गाड़ियां लेने पड़ेंगी और नई गाड़ियां मिस्त्री ठीक नहीं कर सकता, नई गाड़ियां केवल एजेंसी में ठीक होंगी। ऐसे ही मोटरसाइकिल का केस है, ऐसे ही स्कूटर का केस है, ऐसे ही हर अप्लायंस। मतलब आप सोचिए, आपके जरूरत की सारी पुरानी चीजों को वो लोग ले लें और नई चीज जो आपको दें वो पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, तो आप गए गुलाम। और गुलामी किसको कहते हैं? क्या नहीं, आप उसको ठीक नहीं कर सकते, आप खोल नहीं सकते, आप चेक नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर। इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगे, सेंसर ही चेक होंगे, कंपनी चेक करेगी, बाहर है ही नहीं वो सेंसर्स, बदलते रहेंगे, उसकी कोडिंग बदलते रहेंगे, उसका सॉफ्टवेयर अंदर से पीछे से ही, इंटरनेट से ही बदल सकते हैं वो। क्योंकि अब तो आपके अप्लायंसेस इस टाइप के आ गए ना, आप मोबाइल से ही चला सकते हो। यानी कि मोबाइल से घर बैठे अपना अप्लायंस चलाने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन 24 घंटे ऑन रखना पड़ेगा। इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखने के उधर घर में वाईफाई भी चालू है, आपके फोन का भी इंटरनेट कनेक्शन है, तो ही तो कनेक्ट कर पाओगे आप उन चीजों के साथ। तो जब उसका इंटरनेट कनेक्शन ऑन है, जब आप मोबाइल से उसको ठीक कर सकते, मोबाइल से उसको ऑपरेट कर सकते हो, तो कंपनी नहीं कर सकती उसको। जिसने वो बनाया है उसके पास तो उसका सब कुछ है भाई। जैसे कई लोगों के पास नई गाड़ियां हैं, नई गाड़ियां जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी हैं और जो नई फ्रेश आई हैं, पिछले 2023 मॉडल जितना भी आया है, सभी गाड़ियों में एक मोबाइल से ऑपरेट होने का एक किल स्विच है कि मान लो कोई मांग कर ले गया या चोरी करके ले गया, तो आप अपने मोबाइल से बटन दबाओगे तो बंद हो जाएगी जहां भी वो गाड़ी है। किस किस को मालूम है ये बात? पता है ना? तो आप अपने मोबाइल से उसको बंद कर सकते हो, तो उसको कंपनी नहीं बंद कर सकती भाई। आपका आधार कार्ड के साथ आपकी गाड़ी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस सब कनेक्टेड है, पोल्यूशन वाला भी सर्टिफिकेट कनेक्टेड है। आपके खाते में पैसा नहीं है, आपका सोशल क्रेडिट स्कोर लो है, जैसे सिबिल अगर लो होता है तो आपको लोन नहीं मिलता है, ऐसे ही सोशल क्रेडिट स्कोर अगर आपका लो है तो आप सड़क पर नहीं जा सकते हैं। ये नियम बनने वाला है। मोबाइल पीछे से, समझ गए ना? मतलब आपने अगर कोई मोबाइल खरीदा है, किश्तों में खरीदा है, उसकी इंस्टॉलमेंट पे खरीदा है और आप इंस्टॉलमेंट पे करना बंद कर देते हो, तो मोबाइल पीछे से बंद हो जाता है, ऑपरेट करना ही बंद कर देता है मोबाइल। ठीक है ना? एक ही दिन में इंस्टॉलमेंट चूकने के एक ही दिन में। तो मतलब आपका सोशल क्रेडिट स्कोर नीचे गया और आपके जीवन में चलने वाली आपके जरूरत की हर चीज बंद। आधार बंद तो सब बंद। और किसको बोलेंगे गुलामी? फिर आपको उनके मर्जी से चलना पड़ेगा। सोशल क्रेडिट स्कोर क्या है? सरकार ने बोला है लॉकडाउन है, आप घर में रहोगे, बाहर निकले तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। पटना और लखनऊ के लिए उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट निकाला है, हर दरवाजे को सीसीटीवी कैमरा कवर करेगा, हर दरवाजे को। मतलब शहर में आने वाला हर दरवाजा, शहर की बाउंड्री में पड़ने वाला हर दरवाजा, आप घर से बाहर निकले तो आपका नया आधार कार्ड जो अपडेट मांगा था वो आपके चेहरे का मांगा था, असल में वो आपका फेशियल रिकॉग्निशन उन्होंने अपडेट किया था। तो आपके चेहरे को पड़ेगा कंप्यूटर, वो कैमरा, सीसीटीवी कैमरा फटाक से उसकी इमेज भेजेगा, आधार कार्ड के साथ कनेक्टेड है, आपका नाम, आपका सब कुछ, आज आपका खाता सब बता देगा। और अब की बार पुलिस वाला आपका चालान नहीं काटेगा, खाते से कट जाएगा। जब तक इस अमाउंट का नाम रुपया है, ये जो खाते से कट रहा है, अभी क्या लग रहा है आपको? कौन क्या कट रहा है? रुपया। अब ये इस रुपए को कहां लेकर जा रहे हैं? पहले हर व्यक्ति के पास रुपया होता था तो हर व्यक्ति का रुपया बैंक में जमा होता था। अब लगभग हर व्यक्ति को बैंक का रुपया देना है। सबको नहीं देना है, लेकिन लगभग हर व्यक्ति को देना है। और जिन्होंने नहीं देना है उनके लिए मैं आपको बता देता हूं, जिनके खाते में पैसे पड़े हुए हैं उनके पास रोज फोन आ रहा है कि आप लोन ले लो, आप लोन ले लो। और आप ध्यान दीजिए, जितना खाते में आपके पैसा पड़ा हुआ है उससे ज्यादा पैसा आपने बैंक का देना है।
यानी हर व्यक्ति क्रेडिट में है। किस में है? क्रेडिट में। और क्रेडिट का स्कोर बन जाए, यानी कि अब ये बाद में ये जो नंबर है, ये नंबर में यानी कि क्या होगा, एक दिन साइबर अटैक आएगा, क्योंकि सरकार का बड़ा फोकस है साइबर 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 साइबर, है ना, साइबर क्राइम, साइबर अटैक। तो अचानक से साइबर अटैक आया, आपका सारा पैसा खत्म हो गया, तो सरकार कहेगी कि अब हमारी कोई गारंटी नहीं है। हां, मोदी जी ने बहुत बड़ा काम एक किया था कि पहले बैंक अगर उड़ जाता है उसकी गारंटी आपके पैसे की 1 लाख तक की लिमिट थी, तो अब उन्होंने 5 लाख कर दी, तो अब कम से कम 5 लाख तो बचे, वो भी उनके जिनके बैंक में 5 लाख से ज्यादा पड़ा था। मान लो किसी का 20 लाख पड़ा तो 5 मिलेगा, 20 करोड़ पड़ा तो 5 लाख मिलेगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिसके खाते में 5 लाख पड़ा था उसकी देनदारी 10 लाख की पहले से है, तो आपके खाते में माइनस में ही आएगा ना जब आएगा। तो सरकार कहेगी आपने तो देना था। अब आप कहोगे मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। भाई देखो, अभी आज की पोजीशन में अगर आपका बैंक अकाउंट शून्य हो जाए तो आप इस टाइम बैंक के कर्जदार हो, बैंक के पास उसका रिकॉर्ड है, आपको नोटिस भेज चुका है, कागज उसके पास पड़े हैं, बैंक आपको कहे कि पैसा जमा कराओ। जब उड़ ही गया सब कुछ बैंक से, तो आप कैसे जमा कराओगे? आपके पास सोना घर में नहीं है, लोहा नहीं है, क्या बेच कर दोगे? जमीन आपके कागज उसी के पास पड़े हैं, गाइड के कागज उन्हीं के नाम पे हैं, सब कुछ उन्हीं के नाम पर, आपके पास कुछ नहीं है, आप चुका ही नहीं सकते। तब आप कहोगे मैं नहीं चुका सकता, तो फिर आपको बैंक कहेगा या सरकार कहेगी कि चलो तुम पैसा नहीं चुका सकते, हम एक काम करते हैं, मतलब पहले ये रुपया से ई रुपया से ये जो डिजिट है, जो ये नंबर है आपके अकाउंट में जो दिखा रहा है, इसका नाम वो रख दे स्कोर, क्रेडिट स्कोर या सोशल क्रेडिट स्कोर। असल में पहले स्कोर तक आएंगे, जैसे सिविल स्कोर कितना है, आप सिविल स्कोर का बड़ा ख्याल रखते हो। फिर अभी क्रेडिट में हो, आप कर्जे में हो, तो क्रेडिट स्कोर आ जाएगा इसका नाम। आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, यानी कितने कर्जे में हो। फिर आप इसका नाम सोशल क्रेडिट स्कोर आ जाएगा, यानी ये पैसा उड़ने वाला है, सोशल क्रेडिट स्कोर में बदलाव होने वाला है। ये ऑलरेडी चाइना में चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। चाइना हमसे 10 साल आगे है, तो ये मान के चलो जो आज चाइना में हो रहा है वो 10 साल बाद हमारे यहां पूरी दुनिया में होने वाला है। वो उनकी लैब है। लैब जैसे आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाओगे ना, किसी भी बड़ी इंस्टीट्यूशन में जाओगे, किसी स्कूल में जाओगे, किसी हॉस्पिटल में जाओगे, किसी रिसर्च सेंटर पे जाओगे, वहां जो सबसे सुरक्षित जो जगह होती है वो लैब होती है उनकी, क्योंकि लैब में सारे दस्तावेज पड़े हैं, लैब में आपका सब कुछ पड़ा है। यही होता है ना डॉक्टर साहब, मतलब लैब उनकी सबसे सुरक्षित रहती है। इसीलिए चाइना क्लोज्ड है पूरी दुनिया के लिए। आपको लगता है कि चाइना ताकतवर है इसलिए उस क्लोज, ना, पूरी प्लानिंग के तहत जो दुनिया को कंट्रोल करते हैं वो चाइना पे, उनका राज भी चाइना पे भी उनका ही राज है। मतलब तो चाइना को उन्होंने लैब बना रखा है। तो जो चाइना में हो रहा है वो बेसिकली टेस्टिंग है कि अगर इस तरह के लोगों को हमने काबू करना है तो कैसे किया जाएगा, इस तरह के लोगों को करना है तो कैसे किया जाएगा। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो चाइना में जाते हैं, तो हम उनकी रिपोर्ट लेते हैं। मैं तो अपनी सोशियोलॉजी और अपनी साइकोलॉजी और अपनी पब्लिक लाइफ के हिसाब से मैं उससे रिपोर्ट लेता हूं। तो चाइना में जो भी साथी अगर कोई गया है तो मैं आपको बता देता हूं कि वो बिल्कुल रोबोट की तरह बिहेव करते हैं लोग बात। स्माइल नाम की कोई चीज नहीं है, हैप्पीनेस क्या होती है नहीं है, सब कुछ रूल्स में है, और आपका मोबाइल ही सब कुछ है। जो शहरों की बात बता रहा हूं, गांव है वो बिल्कुल कटे हुए हैं। गांव में यहां की झुग्गी झोपड़ियों में जैसे हालात रहते हैं, मतलब एमिनिटीज के नाम पर, सुविधाओं के नाम पर, वैसे ही हालात हैं वहां। बहुत ही बुरा हाल है चाइना का, बहुत ही बुरा हाल। मतलब हमको जो शंघाई दिखाया जाता है, हमको जो बीजिंग दिखाया जाता है, हमको जो शहर दिखाए जाते हैं, वो वैसे ही है जैसे G20 की मीटिंग हुई और सरकार ने झुग्गी झोपड़ियों के बाहर वो लगा दिए, दीवारें खड़ी कर दी। अहमदाबाद में जब वो ट्रंप आया था तो उस टाइम पे पूरे अहमदाबाद में झुग्गियों के बाहर दीवारें बना दी गई और उन पे बड़ी बड़ी पुताई कर दी गई। ऐसे ही दिल्ली में भी जहां भी वो दिखने वाली चीजें वहां दीवार है। मतलब ये चाइना में ऑलरेडी वहीं से लिया गया है कॉन्सेप्ट बेसिकली।
तो चाइना हमसे 10 साल आगे हर चीज में है, तो वो इस सोशल क्रेडिट स्कोर के इंप्लीमेंटेशन में भी है। मान लीजिए आप ऐसे व्यक्ति हो जो सरकार के खिलाफ बोलते हो, सरकार के खिलाफ चलते हो, तो आपकी एक्टिविटी जैसे ही ऑनलाइन होएगी आपका स्कोर कटेगा। आपने सरकार के खिलाफ ये बोला तो इतने नंबर कट गए, आपने सरकार के खिलाफ इतना बोला तो तुम्हारे इतने पॉइंट कम हो गए, तुम लॉकडाउन के दौरान घर से निकले तो कैमरे ने देख लिया तुम्हारे इतने पॉइंट माइनस हो गए। तो तुम्हारा स्कोर माइनस में है कि प्लस में है, तो तुमको जिंदा रहने के लिए और मिनिमम रोटी चाहिए। जो राहुल गांधी लगातार बोल रहा है कि हर आदमी के खाते में 6,000 रुपया, ये बेसिकली यूनिवर्सल बेसिक इनकम है। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि हर आदमी को जिंदा रहने के लिए मात्र 6,000 रुपए की जरूरत है, तो आप इनके खाते में मिनिमम वो डालिए। तो जो मिनिमम आपके खाते में डालने वाला जो ट्रेंड है 6,666, मतलब एक बहुत बड़ा नंबर आपके सामने आता रहेगा, बार बार 6 आता रहेगा। तो ये जो 6,000 रुपए आपके खाते में डालने वाला जो ट्रेंड है, ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम का पार्ट है। और यूनिवर्सल बेसिक इनकम कहती है कि आदमी को जिंदा रहने के लिए इतना पैसा चाहिए, और इतना पैसा मतलब इतना स्कोर चाहिए, इतने पॉइंट चाहिए। तो ये पहले सरकार आपके खाते में डाल देगी, जब ये पूरा लॉकडाउन आएगा सबके खाते में 6,000 डाल दिया, बात खत्म। अब तुम्हारे पास 6,000 का स्कोर हो गया, अब तुमको जिंदा रहने के लिए 6,000 का स्कोर चाहिए। ये वाला काम करोगे तो तुमको स्कोर मिलेगा, मतलब तुमने पेड़ लगाया तो तुमको 10 पॉइंट मिल गए, ठीक है। आपने सोशल किसी स्कूल में जाके पढ़ा दिया 1 घंटा तो तुमको इतने पॉइंट मिल गए, तुमने कहीं सफाई कर दी तो इतने पॉइंट मिल गए, तुमने समाज का ये काम किया तो तुमको इतने पॉइंट मिल गए। तो उस पॉइंट मिलते रहेंगे, जोन बनेंगे। 20,000 से ऊपर पॉइंट वालों का अलग मोहल्ला है, उससे आगे नहीं जा सकता। 6,000 पॉइंट वाला 20,000 वाले पॉइंट पे नहीं जा सकता, उस वाली बाउंड्री में नहीं। बाउंड्रीज है मतलब ना, आप अपना मोबाइल स्कैन करोगे वहां गेट के ऊपर ही, या अंगूठा लगाओगे, अंगूठा लगाते ही आपका अंगूठे से कितना स्कोर है, इसका इतना स्कोर है, इस गेट में एंट्री अलाउड नहीं है। डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, जैसे अंग्रेज बोलते थे ना, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ऐसे करके ये वाले इतने से कम वाले नहीं चाहिए यहाँ पर। तो आपको स्कोर बढ़ाने पे आप लग जाओगे, जैसे अभी सिबिल बचाने के लिए पूरे परिवार को खराब कर रहे हो ना, ऐसे ही आप स्कोर बढ़ाने पे लग जाओगे। मतलब सरकार की नजरों में बेहतर बनने की ट्राई आपकी चालू हो जाएगी। ये हो चुका है, मतलब ये मैं जो बता रहा हूं आपको ये हो चुका है, और ये ट्राई अब धीरे धीरे इंप्लीमेंटेशन करेंगे। ये आपको पता नहीं लगने देंगे। जैसे आपने पिछले 50 सालों में आपके पैरों के नीचे की जमीन धीरे धीरे निकाल दी है, ये अभी भी धीरे धीरे वैसे ही करने वाले हैं। ये कर रहे हैं रोज की रोज। हम आपको पहले से इसलिए बता रहे हैं कि जैसे ही खबर आए समझ जाना, हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, ये चल रहा है। हमको जो कई बार लोग कहते हैं इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं डॉक्टर साहब, सुबह से शाम तक दिन रात 24 घंटे आप कैसे लगे रहते हैं? यहां से मिलती है ऊर्जा। रोज अखबार खोलते हो तेरे की यार, हम तो स्लो हैं यार। मतलब जैसे ही आप अखबार खोलते हो आपको अखबारों में ऐसी 2-4 खबरें मिलेंगी जिनको पढ़ते ही दिमाग में आएगा, यार बहुत स्लो चल रहे हैं सुनील, थोड़ा तेज करना पड़ेगा। या दूसरा साथी जो भी पास में बैठा है समझे बहुत बड़ा तेज चलना पड़ेगा, अभी तो बहुत स्लो हैं हम, ये तो मतलब द्रुत गति से चल रहे हैं भाई, ये तो रॉकेट की स्पीड से चल रहे हैं। इनके लिए काम करने वाले तो आपका डीसी, एसडीएम, मास्टर जी, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, सरकार का जितना आदमी है सारा इन्हीं का तो काम करने पे लगा पड़ा है। हमारे लिए तो कोई भी नहीं काम कर रहा ना बेसिकली, तो हमको तो खुद ही करना पड़ेगा बस। इसका मतलब ये हुआ तो हमारी स्पीड तो बहुत स्लो है इस मामले में। ऐसा करके वहां उन्होंने क्या किया था कि जब एयरपोर्ट के ऊपर एक बुजुर्ग थे, उन्होंने बाथरूम जाना था, टॉयलेट, तो टॉयलेट में जब उन्होंने अपना मोबाइल स्कैन किया तो वो रेड आ गया सोशल क्रेडिट स्कोर, तो उनको बाहर फेंक दिया गया, मतलब बाथरूम नहीं करने दिया। बाहर बाथरूम करोगे तो और स्कोर माइनस जाएगा, अंदर जाने नहीं दे रहे क्योंकि तुम्हारा स्कोर कम है। फंस गया ना बंदा है, चलते चलते पजामे में ही करेगा, फिर वो ऑप्शन ही नहीं है ना उसके पास। ये हाल आपका होने वाला है, सब अपने पजामों में ही हगोगे मुतोगे, अगर नहीं उठे तो। अगर उठे नहीं ना तो सब पजामे में ही तुम्हारा करना पड़ेगा। अभी तो ये दुकानदार का हाल है, मतलब मिस्त्री का हाल है। और जो दुकानदार है उसके लिए मेरे ख्याल से आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ऑनलाइन चीजें सस्ती मिलती हैं, ऑफलाइन महंगी मिलती हैं। जिस भी दुकानदार से जाके बात करो, जहां आप रहते हो वहां दुकानदार से जाके एक बार बात करो, भाई दुकान का क्या हाल है, सेल बढ़ी है कि घट रही है। जो इनके प्रोपेगेंडा को चलाने वाली दुकान है, फार्मा कंपनी की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, सीमेंट बजरी की दुकान है, रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई काम है,
रियल एस्टेट से जुड़ा कोई काम है, मतलब जो पर्यावरण का सत्यानाश, आदमी और समाज का सत्यानाश करने वाली दुकानें हैं वो सब चल रही हैं। मोबाइल की हैं, कंप्यूटर की हैं, इंटरनेट वाली हैं, टेलीकम्युनिकेशन की हैं, वो सब धड़ल्ले से उनका खूब मौज हो रहा है, बाकी सबका सत्यानाश। ठीक, और वो सबको मालूम है। आपको साल भर अगर ऑनलाइन सस्ती मिलती रहे, अभी एक कंपनी का 10,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया, दूसरी कंपनी के 15 लाख करोड़ कर दिए, 2 लाख करोड़ कर दिए, माफ होते रहे, तो वो तो अपने प्रोडक्ट को सस्ता दे सकता है ना ऑनलाइन। तो वही चीज आपको बाजार में महंगी मिलेगी, वही चीज ऑनलाइन सस्ती मिलेगी। साल 2 साल आपको वो चीजें सस्ती मिले तो आपके दिमाग में एक चीज सेट हो जाएगी कि ऑनलाइन सस्ता मिलता है, फिर बाद में चाहे वो महंगा मिलता हो आप देखोगे ही नहीं ना। अभी तो कंपेयर शुरू में कर रहे हो, बाद में कंपेयर करना बंद कर देते हो। मतलब जो दुकानदार आपको शुरू में सस्ती चीजें देता है, आपको पता नहीं चलता है, जब आप उसके परमानेंट ग्राहक जान जाते हो तो उधार के नाम पर कितना ठोकता है वो, आपको सब वसूलता है। होता है कि नहीं होता है? तो ये पूरा गेम प्लान ऐसे चलता है। तो छोटे स्मार्ट हमारे यहां पर लोग हैं, वो बड़े स्मार्ट लोग हैं, उनके साथ सत्ताएं भी मिलकर काम कर रही हैं। तो ये दुकानदार हो गया, आपका नौकरी वाला हो गया, आपका किसान हो गया, किसान मजदूर बच गया। अब राशन से जो अनाज ले रहा है उसको फोर्टिफाइड राइस मिल रहा है, वो केमिकल है उसके अंदर, केमिकल से बनी हुई चीज उसको कैंसर करने वाली है, 100% तय है। यानी आपका जो गरीब आदमी है गांव का, उसका ये हाल होने वाला है। तो जिसके पास अनाज है, जिसके पास जमीन है, उसको इस बात की भी तैयारी करनी पड़ेगी कि आने वाले टाइम में जब सूखा, बाढ़ या ऐसी कोई हालात आएंगे तो उसको अपना पूरे गांव को खिलाना पड़ सकता है। तो साल भर का कोटा नहीं रखना है, 2 साल का कोटा, 2030 तक कभी भी हो सकता है आपके साथ ये। तो जब भी अपने घर में अगर राशन रखना है तो गांव में कम से कम आपके पास 2 साल का राशन होना चाहिए। 2 साल का राशन होगा तो गांव घर में घुसने वाले हर आदमी को लठ मार सकते हो आप। अगर राशन नहीं है तो हाथ जोड़ते हुए जाना पड़ेगा आपको उसके दरवाजे पर, और फिर वो जो कहेगा वो करना पड़ेगा, क्योंकि तब आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं। भूखे मरते बच्चों को नहीं देख सकती एक माँ, एक बाप। वो उसके लिए गुलामी करने के लिए भी तैयार हो जाएगी, वो उसके शरीर भी देने के लिए तैयार हो जाएगी। श्रीलंका में हुआ है ऐसा, जब गहने बिक गए, जब सामान बिक गया, जब कुछ नहीं बचा तो औरतों ने अपना शरीर सौंपा कि तुम हमारे साथ कुछ भी कर लो, हमारे बच्चों को रोटी दे दो बस खाली। ये यहां होने वाला है आपके बच्चों के साथ, ये तैयारी कर रहे हैं ये लोग। तो आपके पास अनाज होना चाहिए कम से कम, ये आपको रखना है सबको। सारे के सारे अपने लोगों को जगाएंगे जब आप, तो ये बताकर चलेंगे। तो जो गरीब आदमी है उसका शरीर वैसे ही टूट चुका है। पूछे आप जाकर के, भट्टे में काम करने वाले लोग, रिक्शा चलाने वाले लोग, मजदूरी करने वाले लोग, खेत में काम करने वाले लोगों के घुटने टूट चुके हैं, उनके शरीर इतने लथार्जिक हो गए हैं, काम करने का मन नहीं करता है, उनके शरीरों में इतने केमिकल डल चुके हैं कि अब वो किसी लायक नहीं बचे हैं। तो अब वो जिंदगी भर भीख मांगने के लिए बनेंगे, और उनकी औलाद जब अपने बाप को भीख मांगते हुए देखेगी वो कभी स्वाभिमान से नहीं जी खड़ी हो पाएगी, क्योंकि उनके बाप को देखा ना उन्होंने ऐसा करते हुए, सरकारों के आगे घुटने टेकते हुए। तो अगली औलाद तो गुलाम होएगी होएगी, उसको कौन रोक सकता है फिर? क्लियर हो गया? तो आपके पास सामने समाज का जो तबका हो उसके लिए पता लग गया आपको मटेरियल कि तुम कैसे बर्बाद होने वाले हो, बता दिया। अब आते हैं मोन मोटी चीज के ऊपर की जो सामाजिक ढांचे को तोड़ने के लिए रुपया कहां। देखो, हमने इसको तीसरे दिन के लिए इसलिए रखा है कि ये सिर्फ एक गैप फिलिंग का काम करता है। ये कॉन्सेप्ट रुपया कहां फिट होता है, बस आपने उसको सब कुछ मान लिया, हमने उसको, समाज ने उसको सब कुछ मान लिया। ये बड़ी गलती हो गई। ये उसका एक हिस्सा था, लेकिन इसी के जरिए पूरी के पूरे तंत्र को घुमाया उन्होंने। डीसी जो आपको डंडा मार रहा है वो अपनी परचेजिंग पावर उसके रुपए की कितनी है उसके दम पर मार रहा है, क्योंकि उसको रुपया भी मिल रहा है, उसको सुविधाएं भी मिल रही हैं। वो सुविधाएं किसके नाम पर मिल रही हैं? पैसे के नाम पर मिल रही हैं। समझ रहे ना आप? सामान खरीदने जब आप जाते हो, आपकी सुख सुविधाएं पैसों के ऊपर केंद्रित है, तो इसलिए आपको यह लगा कि पैसा इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। असलियत में पैसा हमारा लेन देन का साधन है। पैसा धन नहीं है, साधन है। साधन धन के जैसा है। तो जो पैसा है, जब रुपया है, जब इसके बारे में जानकारी ढूंढनी शुरू करी, क्योंकि देखो जब ये मालूम पड़ जाए कि सब जगह सारा झगड़े की जड़ जो है वो पैसा है,
तो ये पैसा आखिर है क्या? हमारे पुरखे जो रुपए को बोलते थे वो ही रुपया है क्या? ये उस रुपये के अलावा दूसरा रुपया क्या रुपया होता है? अगर ये समझना है तो इसके लिए आपको इसकी जड़ों में जाना पड़ेगा। तो दो तीन चीजें आपको, जब आप अपने कर्जे से रिलेटेड बातें करोगे, जब आप अपने, क्योंकि ये आपका मसला है, अगर मान लो व्यक्तिगत या आपके किसी साथी का, आपके गांव में कोई रहने वाले से किसी साथी का मसला है, तो उस केस में आपको उस पूरे के पूरे मैटर की जानकारी होनी चाहिए। तो आप में से यहां वकील कौन कौन है, एडवोकेट्स कौन कौन है? 1 2 3 लोग यहां वकील हैं। मुझे आप करेक्ट करेंगे अगर मैं कहीं गलत होऊंगा तो कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बाकी जो लोग हैं उनको भी जागरूक करना बड़ा जरूरी है कानून के लिहाज से, क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ेंगे वो कानून के हिसाब से लड़ेंगे। हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे अराजकता या फिर कोई बुरा, हम समाज का, देश का माहौल खराब करना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, ये लोग रुपए को खत्म करने के लिए आ चुके हैं। रुपया खत्म होने वाला है, बैंक सारे डूबने वाले हैं, ये तय है। उसका रीजन है कि इन्होंने बैंक का नाम सीबीडीसी मतलब ई बैंकिंग चालू कर दिया, रुपए का नाम ई रुपया ला दिया है, और ई रुपए को क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट स्कोर को सोशल क्रेडिट स्कोर में ये लोग लेकर के जाने वाले हैं, 100% लेकर जाने वाले हैं। यानी कि यदि बैंक ये लोग खत्म करते हैं तो हमारी कब्र खुदेगी 100%, और अगर इन बैंकों को हम खत्म करेंगे तो इनकी कब्र खुदेगी, फिर इनका सत्यानाश होगा। देखना आपने कि अपन करें कि वो करें। तो अब इस रास्ते पे जाएंगे तो बहुत लोगों के दिमाग में एक सवाल आएगा, ऐसे तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। सिस्टम क्रैश होना ही है, ये चाहते हैं सिस्टम क्रैश हो जाए, क्योंकि आपने देखा होगा आप ही के भाई बहन सरकार की पक्ष लेने वाले लोग आपको ऐसी भाषा बोलते मिलेंगे, ये बैंक तो प्राइवेटाइज हो जाने चाहिए, ये स्कूल तो प्राइवेट हाथों में ही चले जाने चाहिए, ये को तो कुछ काम करके राजी नहीं है सरकारी आदमी। तो ये बात आप ही के बीच का आदमी बोलता है ना, यानी जो सरकार करना चाह रही है वो आपकी जबान से कहलवा रही है बेसिकली, ताकि आप विरोध ना कर पाओ इसके अंदर। तो अभी क्या है कि पहला जो सवाल है इसके अंदर, जो पहला मुद्दा है वो ये है कि बैंक से जब हमने लोन लिया है, कोई भी लेन देन किया है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत किया है। ठीक कह रहा हूं जी वकील साहब? वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी लेन देन है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। कई बार कॉन्ट्रैक्ट जबानी होता है, कई बार कॉन्ट्रैक्ट लिखित में होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट यहां पर बैंक के कागजों पे जब आपने साइन किए तो वो आपने लिखित कॉन्ट्रैक्ट किया बैंक के साथ। पहली दलील, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड है जब तक यह साबित होता है कि दोनों पक्षों को उस कॉन्ट्रैक्ट की हर बात उसकी मदर टंग लैंग्वेज में, उसकी मदर टंग में, यानी उसकी मातृभाषा में अच्छी प्रकार से समझाई गई थी। गलत तो नहीं कह रहा हूं जी? समझ गए बात? यानी कि अगर बैंक आपको यह कहता है कि आपने दस्तखत किए हैं उस कागज के ऊपर जो लोन वाला कागज है, तो सबसे पहले मुझे यह बताओ आपको आपकी राजस्थानी में या हिंदी में बैंक के किसी कर्मचारी ने उस कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तें खुलकर बताई थी क्या? एक एक करके बताइए। नहीं बताई थी तो वो कॉन्ट्रैक्ट पहली लाइन में ही इनवैलिड हो गया। गलत तो नहीं कह रहा वकील साहब? समझ गए बात? यानी कि आपने जिस भी कागज पर दस्तखत कर रखे हैं वो कागज पहली लाइन में ही क्रॉस हो गया, क्योंकि बैंक के किसी कर्मचारी ने आपको समझाया नहीं था। तो आपने दो ऐसे चश्मदीद गवाह तैयार करने हैं अपने पड़ोस में से, जो उस वक्त वहां बैठे थे जब बैंक कर्मचारी ने आपसे दो दस्तखत करवाए। क्योंकि जो दूसरा दस्तखत वो बैंक कर्मचारी करवाता उस पेपर के ऊपर, जहां एक जगह तो करवाता है वो जहां साइन करने की बारी होती है, एक होता कोने में करवाता है वो, कहीं मतलब साइड में करवाता है। वो साइड में करवाने का मतलब होता है वहां बैंक कर्मचारी लिखेगा, वहां पर वो अपने आप लिख लेगा जब उसका जी करेगा कि मैंने इसको सारा कॉन्ट्रैक्ट राजस्थानी में समझा दिया है। समझ गए बात? तो वहां आपके साइन हैं, लेकिन आपने अपने दो चश्मदीद इकट्ठे कर लेने हैं। जब अपन कोर्ट में जाएंगे तब की बात बता रहा हूं मैं,
कि हमको समझाया समझाया कुछ नहीं था, बस कागज पलटते रहे, साइन करवाते रहे, यही हुआ था असलियत में। ठीक है ना, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं कहीं पर भी। पहली लाइन ठीक है बात, दूसरी लाइन तो अपन सबसे पहले जीत ही गए। आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, अपन जीत गए पहली लाइन में ही। अगर कोर्ट हमको कोर्ट में अगर हम जाते हैं तो हम पहली लाइन में ही जीत जाते हैं। अब बाकी की तो बैंक की सारी दलीलें फेल हैं। ठीक, अब दूसरे नंबर पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया इनवैलिड। अब आते हैं कि बैंक आपको यह कहता है कि भाई हमसे आपने पैसे तो लिए हैं और आपके बैंक आपके जो दस्तावेज हैं वो हमारे पास आपने गिरवी रखे हुए हैं, जो भी प्रॉपर्टी के हैं या गाड़ी के हैं या किसी भी चीज के हैं, घर के हैं, जो भी। तो बैंक वो प्रॉपर्टी के कागजात आपको वापस तब देगा जब आप वो पैसे देंगे। बैंक ने आपको क्या कहा, आपको लोन सैंक्शन हुआ मान लो 20 लाख रुपए का, तो बैंक ने आपको कितना रुपया देना है, 20 लाख रुपया। आप में से जब लोन सैंक्शन हुआ किस किस को 20 लाख रुपया मिला? नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। 20 लाख रुपए के प्रोमिसरी नोट मिले, बैंक नोट मिले, किसी को नोट मिले, किसी को 20 लाख रुपए का प्रोमिसरी नोट मिला? नहीं मिला। क्या मिला आपको? बैंक ने अपने ही बैंक में एक खाता खोला, अपना ही आपका एक अकाउंट आपके नाम से बनाया उन कागजों को लेकर, और अपने पैसे को उस बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर दिया और बोला ये तुम्हारे को दे दिया। डिजिट मतलब डिजिट लिख दिया। अच्छा, बैंक वो डिजिट पैदा किया या कहीं से लेकर आया? पैदा किया, इसका मतलब तो फिर जितनी मर्जी कर सकता है, तो अभी फिर कर ले, मैंने दे दिए वापस, वो भी कर ले पैदा। भाई अगर बैंक किसी नियम के हिसाब से पैदा कर सकता है रुपया, तो नियम के हिसाब से होना चाहिए भाई। और अगर बिना नियम पैदा कर सकता है, अपनी मन मर्जी से जितना मर्जी छाप सकता है, तो जो हमसे लेने वो भी छाप ले। फिर हमसे टैक्स और हमसे इंस्टॉलमेंट कैसे मांग रहा है? तो नियम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंक के अंदर जब आप जाओगे, लोगों को जब आप समझाओगे, बैंक से बात करेंगे कागज में, ये जो बातें बता रहा हूं ये बात करनी है आपको गुंडों से, जब पब्लिक आसपास खड़ी होगी। समझे बात? समझे क्या? जब पब्लिक खड़ी है, उस पब्लिक को भी तो समझाओगे। ये मैं क्यों बता रहा हूं, हमारा एक मुंबई के आसपास का एक केस था। अब वो जो मालिक था 2 करोड़ रुपए का उसका मकान था, और उस पे उसने 1 करोड़ का लोन लिया हुआ था। 1 करोड़ का लोन लिया था और लगभग 60 लाख रुपया उसने भर भी दिया था। फिर ये कोरोना के टाइम पर लॉकडाउन आया तो उसका काम धंधा चौपट हो गया, वो वापस आ गया। अमेरिका में काम करते थे, इंग्लैंड में भी काम करते थे वो, तो वहां से वो इंडिया आ गए। इंडिया में नया काम कुछ मिला नहीं, तो बैंकों ने उसके ऊपर फाइन लगा लगा करके, चार्जेस लगा लगा के वो 2 करोड़ फिर बना दिया। मतलब 1 करोड़ लिया था, 60 लाख भर दिया, 2 करोड़ अब देना है। ये आप सबके साथ हो रहा है, मतलब मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये सभी के साथ हो रहा है, मतलब कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो फिर हमारी टीम जो वहां गई और उससे बात की, तो वो सील करने के लिए आए हुए थे, बैंक कर्मचारी थे, पुलिस वाले थे, कुछ वो रिकवरी वाले थे। तो फिर अपनी टीम ने जाकर के जब उनसे बात की, तो पड़ोसी जो हैं वो, अब शहर में क्या होता है, पड़ोसी खुलकर आपके साथ नहीं आता है, लेकिन वो खिड़कियों से देख जरूर रहा है। अब हमारे नए नए तजुर्बे थे, मैं उन दिनों की बात बता रहा हूं जब बिल्कुल नया तजुर्बा था, क्योंकि आप लोगों के साथ भी नए तजुर्बे हैं, तो हम दूर बैठे बैठे डरे हुए हैं, पता नहीं यार क्या होगा, वो दूर का मसला है, मुंबई पुणे का मसला है, और पता नहीं क्या होगा, हम जा भी नहीं सकते, और अब जाएंगे तो करेंगे क्या, अनजान शहर में ठोक देगी कुछ पुलिस तो क्या करेगी। वहां टीम भी नहीं तैयार थी उस टाइम पे, तो मतलब उस टाइम पे इतने लोग तैयार नहीं थे हमारे कि हम खड़े हो जाएंगे तुम करके दिखाओ। उस टाइम तो मतलब 5-4 लोग थे बस। तो हमने उनको एक मैसेज किया, मैं कहा तुम एक काम करो,
आज का तुम्हारा मकान सील करने का ऑर्डर है, तुम किसी भी तरह से दिन छिपने तक का टाइम निकाल दो, वकील साहब बता देंगे कि सूरज छिपने के बाद वो आपका मकान सील नहीं कर सकते, सनसेट होने, यानी आपको पूरा दिन बहस करो, लड़ाई कर लो, चक्कर खा के गिर जाओ, थप्पड़ मार दो और कुछ कर लो, सील ना होने दो बस। समझ गए ना भाई, क्योंकि मसला सील रोकने का है, बाकी जो मुकदमा होगा वो तो फिर बाद में निपटेंगे, उससे डरने की क्या जरूरत है। पहले तो जो काम हाथ में लिया पहले उसको रोको ना। तो काम था वो, मैं तो हमने टीम को बोला, मैं कहा एक दो बंदे को अंदर जाना पड़े तो चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन में जमानत करा लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। कोर्ट कचहरी से जेल से डरने की जरूरत नहीं है अपन लोगों को, मतलब अपन जीतेंगे ही तब जब हम जेल में जाएंगे, मान के चलो। मैं इसलिए बता रहा था, समझ गए ना। अब मैं आपको यही बता रहा था कि जब मैं अंदर था तो पुलिस वाले मुझे छोड़ने को तैयार हो गए थे कि तुम्हें छोड़ रहे हैं, क्योंकि बाहर पंगा बढ़ रहा था। तो मैं पुलिस वालों को बोल रहा हूं तेरे को मार के जाऊंगा अंदर, मैं अंदर जाऊंगा, मेरे को अंदर जाना, क्योंकि मेरे को पता है अंदर जाने से ज्यादा जागृति आ रही है। तो आप अंदर जाओगे, इधर बाहर बवाल हम मचाएंगे ना, समझ रहे हो ना। तो बवाल ही मचाना है हमको, पब्लिक को, समाज को, दुनिया को दिखाना ही तो है कि देखो क्या अन्याय हो रहा है, आज इसके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ होने वाला है, क्योंकि होने वाला है, बस एग्जाम्पल नहीं दिख रहा है। सरकार क्या कर रही है, चुपचाप अंदर ही अंदर सबको अंदर करे, सबको गिल्टी कॉन्शियस में फंसा रही है कि आप लोग चोर हो, आप लोग ने चोरी करी है, हमने तो पूरा पैसा दिया है, तुम कसूरवार हो। तो हम डरे हुए सहमे हुए उनके सामने बोलते नहीं है। तो वो जब हमने पूरा दिन बिता दिया और वो वापस चले गए, जो मैं आपको बता रहा था, जो केस बता रहा था, जब वो वापस चले गए ना, तो 2 पड़ोसी निकल के आए, भैया जी हमारा भी लोन है, वो भी बचा दोगे क्या। तो हमने कहा तब क्यों नहीं आए, पूरा दिन से तमाशा देख रहे थे। वो कितने गंदे लोग हैं यार, कि दूसरे भाई तुम्हारे पड़ोसी, मतलब सामने वाला बंदा बोल रहा है, सामने वाला मकान वाला, वो पूरा दिन से देख रही है तमाशा, उसकी घरवाली, उसने फोन करके घर वाले को बुलाया, बीच में घर वाला आके लगा देखने, वो जैसे तमाशा, जैसे वो खिड़की वाले तमाशे होते थे मेले में, वैसे लगा के देख रहे हैं सारा कुछ। वो सारे बता रहे थे। और वो तमाशा पूरा होने के बाद में, जिसको वो तमाशा सोच रहे थे, वो स्ट्रगल, वो संघर्ष पूरा होने के बाद में वो आते हैं और कहते हैं हमारा भी बचा दो। तो तुम पहले आ जाते तो ये पहले चले जाते यार, क्योंकि जैसे ही प्रशासन को ये पता चलेगा कि जनता, दूसरे आदमी बोल, मेरा कसूर, मेरा मकान है, मैं तो बोल ही रहा हूं, मुझे तो बोलना ही है, लेकिन मेरे लिए जैसे ही बराबर वाला बोलेगा, भाई साहब हवा निकल जाती है उनकी। और ये लाइव एग्जांपल, वो आया नहीं आज, दोस्त मेरा अपने साथ में था, हम 2 जने थे, मंडी में जा रहे थे, एक नए बच्चे बेचारे बिजनेस करने के लिए हिमाचल से सेब लेके आए हुए थे, वो बेच रहे थे। एक पुलिस वाला वहां, तुमको मालूम नहीं है कि मैं यहाँ चंडीगढ़ पुलिस में, थाने में काम करता हूँ, तो अपना रजिस्टर दिखाओ। मैं वहाँ, हम सामान सब्जी रख रहे थे गाड़ी के अंदर, तो मैं उसको बोला, मैं कहा थाने में कोई और लोग काम करते हैं, आदमी तो होंगे थाने में भी। अब उन्हें देखा हरियाणवी भी बोल रहा है, बोला हरियाणा का होगा तू। मेरे तो बोला, मैं कहा एक बार शक्ल भी पहचान ले, 39 थाने की बात कह रहा है ना। पहचान लिया। मैं कहा नाम भी पता है कि नहीं पता? बोला नहीं। मैं क्यों दुखी कर रहा है इन बच्चों को? मैं कहा दुखी कर रहा, मैंने पैसे मांगे भाई। मगर पैसों की तो बात ही नहीं की मैंने। मैं पूछ रहा हूं क्यों दुखी कर रहा है इनको? तुम काम भी नहीं करने दोगे, तुम आदमी को खाने भी नहीं दोगे, तुमको रजिस्टर चाहिए हर चीज में। मतलब मैं ऐसे चढ़ गया अभी बिना मतलब मेरे को, मैं तो चाह रहा हूं मुझे फिर अंदर कर। अब वो उल्टा डर गया, उल्टा मेरे से पुलिस वाला। जब मैंने ऐसे, मैं तो जान के उसको बदतमीजी कर रहा हूं, क्योंकि कोर्ट में मेरे ख्याल से लहजे पे तो कोई कानून नहीं है। बात पे कानून, हमें लहजे पे कोई कानून नहीं है कि इस लहजे में बात कर रहा है। तो आप जिस मर्जी लहजे में बात कर सकते हो, बात क्या बोली है वो है, गलत है कि सही है। तो जब हमने उस लहजे में बात करी तो बोला मैंने कुछ नहीं कहा, अपन तो भाई भाई हैं, मैं पंजाब का हूं, आप हरियाणा से हो, हरियाणा पंजाब भाई भाई। और लग गया मेरे साथ रिश्तेदारी काटने। मैं कहा इनको, ये हिमाचली भी भाई भाई हैं, पहले पंजाब में ही होता था हिमाचल भी, तो इनको परेशान नहीं करने का। तुम यहाँ बैठो, जितनी देर तक बेचना बेचो, आराम से जाना फिर रिलैक्स होकर के। ओ ठीक है जी, ठीक है डॉक्टर साहब। और मैं कोई भी दिक्कत आए ना, ये थाने वाले तंग करें, 39 वालों के साथ तो अपना पुराना हिसाब किताब बाकी बचा हुआ है अभी तक। ये बोलेंगे तो बोलना। वो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि जब किसी के साथ अन्याय हो रहा है,
आप साइड वाला बोलने लग जाए, प्रशासन की हवा टाइट हो जाती है कि अब जनता बोलने लग गई एक दूसरे के लिए, पंगा अब खड़ा हो गया है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि जिसका पंगा दूसरे वाला पंगा ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर सरकार पीछे कदम जाएगी। तो इस तरह से वो पुणे वाला केस मैं आपको बता रहा था, आप शाम तक निपटा लीजिए, यानी आपको सिर्फ वो दिन चेक जाना है, उसके बाद आपका फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़, तब तो फिर तो उसके बाद तो कागज आ जाएंगे अपने, कागज से लड़ने के लिए कागज अपने को बता दिया। तो अब दूसरा बिंदु जी कहां था, क्या सरकार ने आपको रुपया दिया था? ना आपको रुपया दिया, ना रुपये का नोट दिया। यह ध्यान रखिए, जो आपकी जेब में है यह रुपए का नोट है, रुपया नहीं है। और जो डिजिट उसने सरकार ने बनाई, अब वो सरकार ने वो डिजिट घर पे बनाई या कानून के तहत बनाई? अगर कानून के तहत बनाई तो हम देनदार हैं पूरे 100%। ठीक है ना भाई? अगर उसने नियम के हिसाब से वो डिजिट बनाई थी तो हम देनदार हैं। लेकिन अगर उसने अपनी मर्जी से बनाई थी, फिर भी दोगे क्या उनको? फिर भी देनदार हैं। फिर हमारी क्या देनदारी उसको? अब नियम पे आते हैं कि वो नियम कौन से हैं, वो कानून कौन से हैं। सबसे पहली बात, सबसे बड़ा नियम नेचुरल लॉ, कुदरत का नियम। ठीक कह रहा हूं जी वकील साहब? जहां भी कानून में और नेचुरल लॉ में, यानी कि अपने संविधान वाले कानून में और कुदरती न्याय में जैसे ही कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, कुदरती न्याय जीतेगा। ठीक कह रहा हूं जी? कानून अपना कदम पीछे हटा लेता है, कुदरत का न्याय हमेशा सबसे बड़ा है। यह मैं कानून की भाषा में बोल रहा हूं, हमारे वकील साहब बैठे हुए हैं। जहां मैं, हाँ, यूनिवर्सल लॉ, जहां भी मैं गलत होऊंगा वहां ये मुझे टोकेंगे, वहां ये बताएंगे कि नहीं डॉक्टर साहब ये वाली लाइन आपने गलत बोली है ना? क्या हुआ, ज्यादा जोर का था क्या? अच्छा, तो मैं थोड़ा दूर कर लेता, मेरे को बताते है ना? समझ गए आप बात? है ज्यादा कम होगी, खत्म ही होगी। तो जैसे ही सुनो 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 भाई, जैसे ही सरकार का न्याय, अदालत का न्याय और कुदरत का न्याय, जिसको यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं, जैसे ही उन दोनों न्याय में कॉन्ट्राडिक्शन आएगी तो जीत होगी यूनिवर्सल लॉ की। तो आपको उस कागज के टुकड़े से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो कुदरती न्याय नहीं है। वो टुकड़ा जरूरी नहीं है कि वो कुदरती न्याय हो। समझ आ गई अब बात आपको? अब अगला स्टेप बढ़ दो आगे, इससे आगे। अब आता है, क्या सरकार ने वो रुपया जो छापा है और जो आपको दिया है या वो डिजिट है, ये तीनों चीजें यदि कानून के तहत हुई हैं तो हम देनदार हैं, और यदि वो कानून के तहत नहीं हुई है तो बैंक को, जिसने भी वो किया है, उसको सजा होनी चाहिए। कुदरत का नियम यह कहता है कि पैसा कमोडिटी नहीं है। पैसा, रुपया पैसा लेन देन का साधन है, लेन देन का माध्यम है, और वो एक स्टैंडर्ड है, वो एक मानक है। और दुनिया का कोई कानून, कोई सरकार, कोई तानाशाह किसी मानक को नहीं बदल सकती। गलत तो नहीं कह रहा जी वकील साहब? ठीक है ना जी? मानक को बदला नहीं जा सकता। तो यदि किसी सरकार ने मानक बदला है तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी ठगी है। वो सरकार पिछली हो, वो सरकार ये हो, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मानक, बदला हुआ मानक स्वीकार नहीं किया जाएगा। मानक मतलब कैसे, इसको समझने के लिए कि हम जब ये कहते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये मानक है। समय को मापने का जो मानक है वो सेकंड है, घंटे है। 1 घंटे में, वीर सिंह के पास है, चाबी दियो भाई गाड़ी की। तो 1 घंटा जो है वो 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर है 1 सेकंड। इसमें कोई भी सरकार अपनी सुविधा के हिसाब से 0.0000001% भी चेंज नहीं कर सकती। समझ गए? मतलब इतना सा भी चेंज नहीं किया जा सकता। यह नियम है, यह यूनिवर्सल लॉ है।
यह सब द्वारा प्रभाषित, प्रमाणित और सब द्वारा स्वीकार किया गया नियम है। अब आते हैं यूनिवर्सल लॉ में रुपए का मानक क्या है। जैसे किलोग्राम है, लीटर है, मीटर है, सेकंड है, घंटा है, ये सब मानक हैं और ये पूरी दुनिया में एक ही हैं। तो अब आते हैं रुपए का जो मानक है उसको क्या था। पहले पूरी दुनिया में जो मानक होता था वो सोना और चांदी ही होता था, और चांदी भी कम होता था, सोना ज्यादा होता था। सोना ज्यादा इसलिए होता था क्योंकि सोने का अक्षय नहीं होता। क्षय मतलब उसका झड़ना नहीं होता, वो खत्म नहीं होता, वो मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने 2 किलो गाड़ा था धरती में, 10,000 साल बाद भी अगर निकालोगे तो 2 किलो का 2 किलो ही निकलेगा। क्या होगा, कोई मिलीग्राम में या ग्राम में कोई थोड़ा बहुत कम मिलेगा। वो समझ गए बात। लोहा अगर आप दबा देते हो तो क्या पता मिले ही ना, लोहे का वो अबरक मिले नीचे, वो क्योंकि उसको जंग लग जाता है लोहे को, तो वो धीरे धीरे झड़ता रहता है, वो पाउडर में चेंज होता रहता है। मालूम है ना आपको ये सब। तो सोना इसीलिए लिया गया था, इसीलिए सोने की कीमत रखी गई थी कि ये खत्म नहीं होता है तो इसको रखो, तो ये ऐसे ही रखा रहेगा। इसलिए नहीं कि इसमें कीमत जैसा क्या है यूज तो नहीं, उसका कुछ ऐसा नहीं होता समाज के अंदर। सिर्फ इसलिए था कि यूज वैसे कुछ करना नहीं है, थोड़ा मिलता है समाज में तो थोड़ा, कोई चीज ज्यादा मिलती है, हर कहीं जगह मिल जाएगी जो चीज, मान लो मिट्टी हर जगह मिल जाती है, उसको क्यों नहीं मानक बनाया। तो हर कोई जितनी मर्जी इकट्ठी करता रहेगा तो वो मानक नहीं हो सकता मिट्टी के प्रकार के हिसाब से। सोने का एक प्रकार है 24 कैरेट का सोना, वही एक स्टैंडर्ड है। तो जो शुद्ध सोना है वही हमारा मानक है। क्लियर हो गया। इसको हजारों साल से मानव सभ्यता ने अपनाया, इसी को इस्तेमाल किया, इसी के हिसाब से लेन देन चालू किया। ये लेन देन चालू करने का जो पर्पस था, उसका उद्देश्य था, वो ये था कि किसी के साथ शोषण ना हो। जो उसका मूल जो उसका उद्देश्य है वो है शोषण नहीं होना चाहिए। क्योंकि पहले क्या होता था, जब हम वो करते थे, क्या कहते हैं, थोड़ी बढ़ा दे यार आवाज, मेरे को ज्यादा जोर से बोलना पड़ रहा है। नहीं, वो ज्यादा जोर से बोलना पड़ रहा है, मेरे को फीलिंग नहीं आ रही। तो जो ये है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। मैं दूर कर लूंगा, अगर ज्यादा चुभेगी तो मेरे को इशारा कर देना। ऐसे ही थी, मैंने जोर पास से बोल दिया, फिर ऐसे बोलूं, चलो ज्यादा नजदीक से बोल देता हूं। तो जो मानव ने जो इसको एक्सेप्ट किया था, उसको इसलिए एक्सेप्ट किया था कि किसी के साथ शोषण ना हो। पहले क्या होता था, हम लोग उसके अनाज के बदले में दाल दे दी, दाल के बदले में कपड़ा दे दिया, कपड़े के बदले में जूते ले लिए, जूते के बदले में घास ले लिया, घास के बदले और सामान, अनाज के बदले में मतलब कोई भैंस ले ली, गायें ले ली, ऐसा करके वो सामान के बदले में सामान होता था। अब किसी को तो घड़ा बनाने में लगे थे 2 दिन, और किसी को वो अनाज पैदा करने में लगे 3 महीने 4 महीने। तो वो कितना समय उसको लगा उसको पैदा करने में, और उसको कितना समय और मेहनत लगी। तो इसमें कई बार ना शोषण हो जाता था व्यक्ति का, सामान का जो मोल है वो ठीक से नहीं लग पाता था। तो इंसान ने फिर आपस में तय करके पूरी दुनिया के अंदर एक स्टैंडर्ड बना लिया कि एक काम करते हैं, किसी भी चीज की कीमत का जो मानक है वो सोने के हिसाब से तय कर लेंगे। छोटे छोटे सिक्के बना लेते हैं, सिक्के का एक रेट फिक्स कर लेते हैं, उसका एक वजन, रेट नहीं वजन फिक्स कर लेते हैं कि भाई 1 तोला सोना लेना है, 1 तोला तांबा, तांबे के भी सिक्के चले थे, तांबे को भी बनाया उन्होंने। तो तांबा लेना है या सोना लेना है या चांदी लेनी है, कि वो रखेंगे, एक चांदी का मोल इतना रखा जाएगा, उसके अनुपात में ही, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, सोने चांदी तांबा सिक्का किसी का भी लो, उनका आपस में अनुपात भी फिक्स था। जैसे 10 चांदी के सिक्के के बराबर में 1 सोने का सिक्का, तो यानी कि आप 10 चांदी के सिक्के दो या 1 सोने का सिक्का, बराबर बात है, वो अनुपात भी बराबर था। तो कीमत उसके हिसाब से तय होती थी, लेकिन जो स्टैंडर्ड था वो सोना था। समझ आ गई बात आपको। चाहे चांदी का सिक्का हो, चाहे तांबे का सिक्का हो, चाहे कागज का टुकड़ा हो, चाहे आपका वायदा पत्र हो, चाहे जो मर्जी हो, स्टैंडर्ड कौन रहेगा? सोना रहेगा। उसी के बदले में, उसी के पैरेलल में वैल्यू रखी जाएगी। यह आदमी ने मान लिया। अब एक बात मानो, आदमी इसको एक्सेप्ट कर चुका है,
शेरशाह सूरी ने 700 ईस्वी में इसका एक लिखित कानून प्रावधान बना दिया। यानी ये कोई 700 ईस्वी में नहीं चला सोना, ये चला आ रहा है तब से, जब से हमने वस्तु विनिमय खत्म करके एक कीमत रखनी शुरू करी, तब से चला आ रहा है। हड़प्पा संस्कृति के समय से चला आ रहा है, उससे भी पहले से चला आ रहा है, जब से मानव है चल रहा है। हाँ, मोहनजोदड़ो में भी इसके प्रमाण मिलते हैं कि हम सोने और चांदी के सिक्कों में विनिमय करते थे। तो ये लिखित नहीं था, लेकिन कहीं भी लिखित पहली बार शेरशाह सूरी ने इसको किया, और बाद में अंग्रेजों ने इसको यूं का यूं एक्सेप्ट कर लिया, ज्यों का त्यों। और अंग्रेजों ने लूट मचाने के लिए पहली बार एक चेंज किया, जिसमें उन्होंने 1882 का जो पेपर करेंसी एक्ट है, जिसका वर्णन उसके अंदर है कि पहले जो एक सोने का सिक्का था, जो उसको मोहर बोलते थे, एक मोहर जो है वो 10 चांदी के सिक्कों के बराबर थी। तो उन्होंने पहली जो बड़ी लूट चालू करी मिलावट की, वो ये करी कि एक मोहर 15 चांदी के सिक्कों के बराबर रख दी। तो उससे चांदी की जो वैल्यू थी वो घट गई, सीधी सीधी। समझ गए ना, कितने प्रतिशत घटी, कैलकुलेशन कर लेना। लेकिन वो जैसे ही मान लो सोने का एक सिक्का कितने रुपए का माना जा रहा है, 10 रुपए का। तो चांदी के 10 रुपए अगर रखे हुए हैं तो एक सोने का सिक्का उसको मिलने वाला है, सोने की मोहर मिलने वाली है, सिक्का नहीं मोहर मिलने वाला है ना। समझ गए बात आप। अब इसके घर में रखे हुए हैं, मान लो हम ये मान के चलते हैं 10 और 15 150 मान लेते हैं, दोनों का एलसीएम मान लेते हैं। वैसे 75 भी चलेगा, 90 भी चलेगा, लेकिन हम 90 पे नहीं जाते, हम 150 पे मान लेते हैं। किसी के पास 150 चांदी के सिक्के रखे हुए हैं, 150, तो उसके पास शुरू में कितने रुपए रखे, तो कितनी मोहर बनेगी उसकी, 10 मोहर बन गई। यानी जिसके घर में 150 चांदी के सिक्के रखे हैं, वो ये मान रहा है कि मेरे पास 15 मोहर का सामान रखा है, 10 का नहीं भाई, 15 का, क्योंकि 10 चांदी के सिक्कों के बराबर एक मोहर है। तो 150 चांदी के सिक्कों में 15 मोहर हो गई, ठीक है। अब जैसे ही, और एक और बात ध्यान रखना, मोहर का वजन भी 1 तोला है और चांदी के सिक्के का वजन भी 1 तोला है। समझ गए? यानी 15 चांदी के सिक्के इकट्ठे करे तो उसको जो है वो 10 चांदी के सिक्के इकट्ठे करे तो एक सोने की मोहर उसको मिलेगी। अब उसके पास जब 150 चांदी के सिक्के हैं तो वो क्या मान रहा है कि मेरे पास कितना सोना रखा हुआ है, 15 मोहर के बराबर, यानी 15 तोले सोना है उसके पास। अचानक से कानून आ गया रात को और कह दिया कि कल से 15 चांदी के सिक्कों के बराबर एक मोहर मिलेगी। तो जिस आदमी को पहली रात 150 चांदी के सिक्कों के बदले में 15 सोने की मोहर मिलनी थी, 15 तोले सोना मिलना था, उसको अगली सुबह उठेगा, सुबह उठते ही वो 10 तोले सोना हो जाएगा उसकी कीमत। नहीं समझे? ये जो पहली लूट अंग्रेजों ने करी, ये चुपचाप पेपर में कर दी, पब्लिक को बताए बिना। समझ गए? पब्लिक घर में दिन रात डंगरों में लगी है, अपने काम में लगी है, वो अपना मेहनत कर रही है, लेकिन वो रुपए को रुपया मान रही है, वो सोने को सोना मान रही है, और वो ये मान रही है कि इतने चांदी की, इतने सोने की मेरी ये कीमत है, इसकी ये वैल्यू है, और वो उसको वैल्यू को लेके चल रही है। उसे नहीं मालूम है, क्योंकि तब तक हमको नहीं पढ़ना सिखाया था। हमारे जो पुरखे थे, जो आजादी के बाद या जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और आजादी के बाद जिन्होंने कुछ चिंतन किया, तो उन्होंने क्या कहा कि हम अपने बच्चों को पढ़ना सिखाएंगे, क्योंकि इन्होंने जितनी ठगी करी कागज के टुकड़ों के साथ ही बदलाव करके, तो हमने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो हमने जब पढ़ाना शुरू किया तो हमारे वकील खड़े होने लगे। आप देखोगे आजादी की लड़ाई लड़ने वालों में कितने सारे वकील ही वकील थे, क्योंकि उनको कानूनों का पता था। तो ये बात हमारे पुरखों को जब समझ में आएगी, आजादी की लड़ाई वकील क्यों लड़ पाए, क्योंकि वकीलों ने कानूनों को पढ़ लिया और उन्होंने देखा कि आदमी का जीवन का जो स्तर है वो इन्होंने कैसे खोया। ठीक है, समझे बात? अब वो कहता है कि भाई
पढ़ाई इन्होंने अपने लोगों को चालू कर दिया है। अब ये लोग यूपीएससी की पढ़ाई पढ़ेंगे, अब ये लोग इसकी पढ़ाई पढ़ेंगे, और इसकी पढ़ाई पढ़ने के बाद में हमारे बारे में सारा जान जाएंगे। तो उन्होंने आपकी पढ़ाई को ही आपके रोजगार के साथ, पैसे के साथ जोड़ दिया। यानी हमको हमारे पुरखों ने पढ़ाई के पीछे इसलिए लगाया था कि तुम पढ़ो लिखो, जो ठगी कर रहे हैं उसके बारे में जानो, और हमको वो ठगी के बारे में बताओ। समझ गए? गड़बड़ हो गई भाई। बच्चों को लगा दिया नंबरों के पीछे है। और वो जो कानून थे उनके बारे में तो आप में से कितने लोगों को पढ़ने की आदत है, ये मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। और जो वकील बने हुए हैं, आप एडवोकेट साहब बता देंगे कि कोर्ट में जो वकील बने हुए हैं उनमें से कितने लोग कानूनों को पढ़कर वकील बने हैं और कानून के साथ कैसे खड़े होते हैं। वो काम चला रहे हैं क्योंकि उनको काम करना है, वो सिर्फ काम कर रहे हैं, उसको काम की तरह लेते हैं वकालत को। वो उसको इसलिए नहीं लेते कि हम इसको पढ़ें, इसमें देखें, इसके लूप होल ढूंढें, समाज को बताएं, जो ठीक करने की बात है उसके लिए समाज को तैयार करिए। इसके लिए कोई काम नहीं करता है। यानी कि जो टीचर्स बनाए वो भी नौकरी करने चले गए, जो वकील बनाए वो भी बिजनेस करने चले गए, जो इंजीनियर बने वो अपना काम करने चले गए। तो सब पैसे के पीछे दौड़ा दिए, लेकिन असलियत में पैसे को समझना किसी को नहीं सिखाया, इकोनॉमिक्स को भी नहीं सिखाया। अभी भाई ने जो मुझे पर्ची दी उसमें बोला है कि शेरशाह सूरी तो 1500 ईस्वी में आया होगा, अंग्रेजों से पहले ही आया था। हाँ, 1540 में आया था। तो 700 वाला गड़बड़ है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जो किताब अपने पास है उसके अंदर 700 ईस्वी का जिक्र मेरे ख्याल से किया हुआ है। हाँ, लेकिन लिखित रूप में जो है वो शेरशाह सूरी नहीं किया। तो 700 ईस्वी को ठीक कर लेना, उसको ठीक कर लेना, लेकिन शेरशाह सूरी कन्फर्म है। हाँ, ठीक है ना। अच्छा, एक बात बताइए, अब रुपया बन गया अपना, पहली लूट चालू हो गई। अंग्रेजों को सबसे पहले समझ में आया कि इस देश के लोग इतने मूर्ख हैं, ये सोचते नहीं है, ये बोलते नहीं है, इनको लूट लो। और वो कानून में उन्होंने अंकित कर दिया कि एक मोहर की कीमत 15 रुपए, एक मोहर की कीमत 15 रुपए, और रुपए का मतलब एक चांदी का सिक्का। उस टाइम पर चांदी और सोने की जो रेशो हो गई, जो 1:10 होती थी, वो 1:15 हो गई, सीधी सी बात, ठीक। और वो लिख दिया पेपर करेंसी एक्ट 1882 में, जो कि आज भी चलन में है, जिसको अभी तक रिपील नहीं किया गया है। लेकिन सरकारें खेलती हैं एक खेल में, कैसे कि जब खेती के 3 कानून आए तो तीनों कानूनों के अंदर एक बात बड़ी स्पष्ट लिखी हुई थी, जिसमें आज कोई कानून बनाएगी सरकार तो हर कानून में वो बात लिखी आती है। वो क्या कि यदि भूतकाल में कभी किसी कानून में या कहीं पर भी इस कानून के कॉन्ट्राडिक्शन में कोई कानून आता है तो ये आज वाला कानून ही चलेगा, पुराने वाले कानून रद्द माने जाएंगे। तो ये आप स्वीकार कर लोगे? आप स्वीकार कर लोगे कि मतलब जितना पीछे लूट हुई है ये लूट आगे जारी रहेगी? तो आप स्वीकार कर लोगे? ये वैसे ही खड़ा होना पड़ेगा जैसे किसान खड़े हुए थे। किसान खड़े हुए, तुम्हारा ये कानून नहीं चाहिए, सरकार ने बोला कमेटी बना देते हैं, उन्होंने बोला नहीं मानते कमेटी, हमको मालूम है तुम कमेटियां कैसे बनाते हो। उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट में स्वयं संज्ञान लेते हुए बोला कि देश में माहौल खराब ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइए हम कमेटी बनाते हैं। तो किसानों ने कहा नहीं चाहिए तुम्हारी कमेटी, क्योंकि मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करती है। किसानों को सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को भी मानने से मना कर दिया। तब जाकर के वो खड़े रहे कि नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। समझ गए ना बात? अपने को इस लेवल पर अगर जा सकते हैं अपन, तो अपन जीत सकते हैं कि नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। तुम्हारा कोई कानून वानून कोई नहीं, मतलब नहीं तो नहीं, नेगोशिएशन का कोई मतलब नहीं है। वो अड़े रहे तो वो तीनों कानून वापस हुए। तो आज थोड़ा बहुत लड़ने की पोजीशन में आज हम आए,
हम लोगों को पता चला। तो अगली पीढ़ी को लड़ने के लिए जागृति की जरूरत है, जागृति के लिए लंबे संघर्ष की जरूरत है, लंबे संघर्ष के लिए लंबे समय तक सड़कों पर बैठने की जरूरत है, ताकि उस सभा के अंदर आप अपने बच्चों को लेकर के आए, आप अपनी घरवालों को लेकर के आए, आप अपने घरवालों को वहां उस स्टेज से जब बताया जाता है वो सारी समझ आए। जो समझ आपको आज पता चली है, ये समझ समाज के हर आदमी को तब आएगी जब ये मुद्दे सड़क के ऊपर चर्चा का विषय बनेंगे। और ये चर्चा का विषय तब तक नहीं बनेंगे जब तक हम में से कुछ लोग जेल नहीं जाते, कुछ लोगों की बलि नहीं चढ़ जाती, कुछ लोगों की टांगें नहीं टूट जाती, कुछ लोगों को ऐसी तैसी नहीं हो जाती, तब तक नहीं होगा। ये होगा मतलब आप पहले से मान के चलो, हमारे साथ आओगे तो टंगड़ियां तोड़वाने के लिए आओगे, समझे ना। हम लोग कोई मौज कराने नहीं चले हैं आप लोगों की, ऐसी तैसी कराने चले हैं। इस वाली पीढ़ी की ऐसी तैसी होगी तो अगली पीढ़ी बचेगी, नहीं तो बचने का कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि वो फिर कर देंगे। एक कागज के टुकड़े के बराबर हो गया सोना, फिर कागज का टुकड़ा हो गया सोशल क्रेडिट स्कोर के बराबर। फिर अभी वो क्या कह रहे हैं कि जितनी वैल्यू आपके इस रुपए की है उतनी ही ई स्कोर की होगी, ई रुपए की होगी, है ना, ऐसा बोल रहे हैं ना। लेकिन इंटरनेट पे चलने वाला रुपए की और आपके हाथ में जो कागज का टुकड़ा उसकी वैल्यू सेम कैसे हो जाएगी? उसको तो जब चाहे एक्सपायर कर देंगे। वो आपका हाथ वाला रुपया तो पड़ा हुआ है, वो तो जिंदगी भर पड़ा रहेगा। समझे के बात? अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिस टाइम पर वो मेरा फोन लेकर के आना, जिस टाइम पर इन्होंने एक कार्रवाई चालू करी कि भाई अभी देश के अंदर बहुत बुरे हालात हो गए हैं और देश की जो जनता है वो बड़ी गुस्से में है, वो आपको किसी भी हाल में इस देश में राज करने नहीं देगी, तो अब आपको ये देश छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। उस टाइम से पहले, आज़ाद करने से पहले ये लोग क्या कर चुके थे हमारे साथ में, ये कुछ कानून बना चुके थे आरबीआई एक्ट के जरिए। जब इन्होंने आरबीआई एक्ट बनाया तो उसके अंदर कुछ चीजें इन्होंने डाली थी कि भाई हम जितना भी नोट छापेंगे उसके अंदर पेपर करेंसी एक्ट का जिक्र है, पेपर करेंसी का जिक्र है। जब आरबीआई एक्ट बनने से पहले ही पेपर करेंसी एक्ट 1882, फिर पेपर करेंसी एक्ट, कॉइनेज एक्ट 1907, 1906 ये आए, जिसके तहत उन्होंने कुछ नियम निर्धारित किए कि एक जो रुपया है उस रुपए को जब हम छापेंगे, रुपए का नोट जब हम छापेंगे तो उसके बराबर में हम इतना सोना रखेंगे। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको मालूम है कि रुपए के बराबर में सोना रखा करता है आरबीआई जितना भी छापता है, लेकिन वो कितना रखता है वो पेपर करेंसी एक्ट 1882 में वर्णित है कि 1 रुपया बराबर है 777 मिलीग्राम सोना। क्यों? क्योंकि 15 रुपए के बराबर क्या है? एक मोहर, और वो किसकी है? सोने की। एक सोने की मोहर 15 रुपए के बराबर है। वहां चांदी का कोई जिक्र नहीं है, यह ध्यान रखना। चांदी वर्ड अभी हम लोग निकल जाएगा जबान से, क्योंकि चांदी का रुपया और एक कागज का रुपया, इस दोनों में कोई फर्क नहीं है, यह आपको पता होना चाहिए। रुपया रुपया होता है, चाहे किसी भी धातु का हो, वो धातु नहीं होता, वो मानक होता है, मापने का यंत्र होता है, उसकी वैल्यू बराबर होती है। और इसका सबूत आपके सामने ये है। ये मेरे पास 5 रुपए का नोट है पुराने वाला, ये मेरे पास, ये तो नए वाला है 10 रुपए का, और ये मेरे पास 3 रुपए हैं पुराने वाले, 2 पुराने हैं एक नया है। 1 रुपया है मेरे पास, इसके ऊपर लिखा है 1 रुपी इंडिया 1944, 1944 का रुपया। इसमें 50% चांदी मिक्स है और 50% अशुद्धि है इसके अंदर। अब इसमें जाएंगे 1 रुपी इंडिया, यह है 1877 का 1 रुपया, ये प्योर चांदी है, 100% चांदी है इसके अंदर। और ये 1 रुपया है मेरे पास, इसके ऊपर लिखा है रुपया भारत, और ये 1900 कुछ रुपए का, 2000 का शायद ये है, 2021 का, ये छोटा सा वाला आता है ना, जो छोटा सा आजकल आता है इतना सा, ये 1 रुपया आजकल का 1 रुपया है। तो ये 3 रुपए मेरे पास हैं। आप कभी भी चांदी का सिक्का लीजिए, कोई भी पुराना सिक्का आपके पास पड़ा हो, आपके पुरखे छोड़कर गए हों, और बैंक चले जाइए,
और बैंक जाकर के उसको बोलिए मुझे जमा कराना है अपने खाते में, क्योंकि हम ये टेस्टिंग कर चुके हैं, प्रैक्टिकल कर चुके हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं और इसलिए बताने की हमारी हिम्मत है। हम जब इन रुपयों को लेकर जाते हैं 3 रुपयों को, तो ये बैंक में जब हम जमा कराते हैं तो बैंक में ये 3 रुपए में ही जमा होता है। समझ आई बात? ये चांदी में जमा नहीं होता है। इसमें अगर 1 तोला चांदी है प्योर, तो ये प्योर चांदी में जमा नहीं होता है। उसमें 50 मिल अगर 50% चांदी जिसमें है वो 50% चांदी में जमा नहीं होता है। वो कितने में जमा होता है? 1 रुपए में। इसका मतलब उस टाइम का 1 रुपया 1897 का हो, 1877 का हो, यानी कि अंग्रेजों के टाइम का 1 रुपया और आज का 1 रुपए की वैल्यू बैंक के मुताबिक बराबर है। तो ये इसका मतलब फिर ये कॉइनेज एक्ट अगर 2011 को वो लोग कह देंगे कि ये कॉइनेज एक्ट 2011 बना दी और पुराने वाले निरस्त हो गए, तो पुराने वाला रुपया क्यों नहीं निरस्त हुआ? नहीं समझे? मतलब कानून उनको सूट करता है निरस्त करना, तो कर दिया, लेकिन चांदी का रुपया लेने से मना नहीं करेगा बैंक। वो ये नहीं कहेगा कि वो तो कानून चला गया वो नहीं लेंगे। वो रुपये की वो, क्योंकि वो आपका असली रुपया वही है। ये जो आपको पकड़ा दिया ये नकली रुपया है। जैसे आपके मोबाइल में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर जो डिजिट्स हैं ये नकली हैं, ये रुपया नहीं है, ये खाली डिजिट हैं। वैसे ही सरकार को ये मालूम है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, ये सोने चांदी के सिक्के जब लिए। अब आप सोचो, आपके दादाजी के पास 100 चांदी के सिक्के हैं, चांदी का रुपया, अब रुपया बोल देते हैं, दादा के टाइम पे वो चांदी का ही है, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। उनके पास 100 रुपए हैं। सरकार ने क्या किया, 100 रुपए उन्होंने बैंक में जमा कराए, तो सरकार ने उनको 100 रुपए का एक नोट दिया। उस नोट के ऊपर एक लाइन लिखी, उस नोट पे लिखा आई प्रॉमिस टू पे द, ये मेरे दादा के टाइम की उसकी बात बता रहा हूं मैं, नोट की जिस पे लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड, जो आजकल के नोट पर नहीं लिखा होता, ऑन डिमांड द सम ऑफ 5 रुपीज एट एनी ऑफिस ऑफ इशू, ये भी नहीं लिखा होता, एट एनी ऑफिस ऑफ इशू, ये उस पे लिखा हुआ है। मतलब इस पे लिखा है कि दादा ने जो 100 रुपए जमा कराए हैं उसके बदले में जो ये 5-5 रुपए के 20 नोट मैंने दादा को दे दिए, तो बैंक कह रहा है कि गवर्नर ने ये प्रॉमिस कर दिया कि जो तुम्हारे 100 रुपए रखे हुए हैं इसके बदले में ये 20 नोट मैंने 5-5 के दे दिए, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि जब तुम चाहो अपने रुपए मुझसे ले सकते हो, उसके बदले में रुपए का नोट मैंने आपको दे दिया। समझ गए? 5 रुपए का एक नोट आपको दे दिया रुपया लेकर के, और बोला जब चाहो जिस मर्जी शाखा से चाहो अपने रुपए ले सकते हो, मैंने इस पे लिखा हुआ है, गवर्नर के नीचे साइन। यही होता है जिसका मतलब। अब सोचो आप, आपके दादा ने जो रुपया जमा कराया वो चांदी का था, उसके बदले में आपके दादा को जो ये नोट मिला इस पे लिखा था ऑन डिमांड और एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। अब वो नोट दादा ने दे दिया आपके पापा को, आप उन्होंने दे दिया आपको, अब आपके पास वो नोट है, तो वो दादा का पैसा रखा हुआ है ना वहां पर। नहीं समझे आप भाई? दादा का पैसा रखा है ना वहां पर, उसके बदले में, क्योंकि ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, आजादी से पहले तक और आजादी के बाद तक भी भारत सरकार और अंग्रेजों की सरकार और आरबीआई, ये तीनों में से कहीं भी किसी को भी मैं एक मान लो, सारी एक ही हुआ है, ये उतने ही नोट छापती थी जितने का सोना इनके पास रखा हुआ है। ये ध्यान रखिए, यानी कि नोट अगर आपके पास आ गया तो उतना सोना वहां रखा हुआ था, असलियत में रखा था, इसमें कोई शक नहीं है, 1% भी शक नहीं है। और हर आदमी इतना भरोसे में सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसे मालूम था कि वो जब चाहूंगा वो सोना मिल जाएगा। समझे?
समझे आप बात? तो आपके पास उसमें वो वाला पेज देना मुझे खोल करके, जो जिसमें आजादी के बाद 3-4 पेज के बाद का दे देना, मैं अपने आप खोल लूंगा। तो जब आपके पास, आप में से किस किस ने वो पढ़ी है रुपए का इतिहास किताब, जो वर्मा जी की किताब है? 8-10 लोगों ने पढ़ी है। जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो मुझसे मांग लेना आप, ठीक है ना? अभी मैं जब आपने सबने मैसेज कर दिया, किस किस ने नहीं किया है आप मैसेज करके मुझे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आप तो पहले से ही हैं, जिसने उनको जरूरत नहीं है। जो पहले से हमारे ग्रुप में है, ट्रेंड वाले ग्रुप में, जो लेवल 1 वाला जो ट्रेंड वाला ग्रुप है, उसमें जो नहीं है। तो मैं ये आपको जो बता रहा था, जिसके लिए मैंने ये उठाया है, ये अभी बता दूंगा। लोक हो जाएगा क्या? हाँ ठीक है, यहीं पर। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अंग्रेजों के उस टाइम पर इस देश के अंदर जितने नोट चलन में थे, उतना ही बराबर का सोना, 777 मिलीग्राम के हिसाब का सोना बैंकों के पास जमा था। अब दादा के जो ये 5 रुपए का नोट है, इसके बदले में सोना दादा ने रखा है। अब आज बैंक में जाओ, ये 5-5 के 20 नोट जमा करा दो, तो आपको क्या मिलना चाहिए? 100 रुपया मिलना चाहिए। 100 रुपया, 100 रुपए के बराबर का सोना आपको मिलना चाहिए। 100 रुपए के बराबर का सोना कितना है उस कानून के हिसाब से? 777 मिलीग्राम सोना 1 रुपए में है, तो 100 रुपए में आपके पास हो गया 77,700 मिलीग्राम सोना, यानी कि ग्राम में गिनोगे तो 77.7 ग्राम सोना। 77.7 ग्राम को अगर तोले में कन्वर्ट करोगे 11.66 में, तो लगभग 7 तोले सोना, लगभग 7 तोले सोना आपको मिलेगा। और 7 तोले सोने की आज की कीमत बनती है लगभग 4.5 लाख रुपए के करीब, 4,80,000 के आसपास बनेगा, जितना सोना बनेगा। कहने का मतलब है, यानी रुपया नहीं, नोट, ये जो, यानी कहने का मतलब है आपके जो 100 रुपए हैं उसकी कीमत इन्होंने जो कागज का टुकड़ा आपको दे रखा है उसके 4800 रुपए के बराबर है 1 रुपए की कीमत। समझ गए ना? कहने का मतलब यह हुआ कि 100 रुपए की कीमत लगभग 4,80,000 रुपए के नोट जो रिजर्व बैंक ने हमको दिए हुए हैं, यही रिजर्व बैंक ने दिए हुए हैं। तो अब आप सोचो कि बैंक अगर आपसे ये 5-5 रुपए के 20 नोट ले 100 रुपए में, तो जो जमा वाली पर्ची आएगी उस पर क्या लिखेगा? वो 100 रुपए। और जब आपको वापस देगा, जब आपने लेना होगा, तो या तो वो 100 सिक्के देगा, ये वाले लोहे वाले, या फिर 100 रुपए का एक नोट दे देगा। और जो नए वाला नोट है उस पर ना तो ऑन डिमांड लिखा हुआ है और ना ही एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू लिखा हुआ है। और सरकार ये कहती है कि नए वाले नोट के बराबर सोना नहीं है। समझ गए? क्योंकि आपके दादा का जो नोट चलन में था वो सरकार ने ले लिया। अभी पीछे हुआ ना, 500 का नोट आपको दिया, 500 हजार का नोट वो सरकार ने ले लिया, उसके बदले में आपको नया नोट दिया। यानी सरकार ये कहे कि पुराने नोट के बदले में तो सोना रखा था, नए नोट के बदले में नहीं रखा है, लेकिन हमने तो नया नोट पुराने नोट की कीमत के बराबर मानकर ही लिया था आपसे, या किसी ने उससे गलत मान के लिया था? आपको यह बताया था सरकार ने कि जो नया नोट दे रहे हैं ये खाली कागज का टुकड़ा है, इसके बदले कोई सोना वोना नहीं मिलेगा? बताया था क्या? है ना कमाल की बात? भाई आप कानून तक के तरीके से चल रहे हो ना, तो ये तो कानून बता रहा है। अब मैं आपको इस मानव इतिहास की सबसे बड़ी लूट बताता हूं जिसको कैलकुलेट किया था वर्मा जी ने। जिस वक्त भारत आजाद हुआ, सुनिए आप इस बात को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सिक्योरिटी के रूप में भारत के द्वारा, आप समझिएगा, ब्रिटिश हुकूमत अपने षड्यंत्र को सफल बनाने के लिए 1933 में अचानक से गोल्ड मानक खत्म कर दिया और सोने की कीमत 3 गुना बढ़ा दी। ठीक है जी, है? गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया और सोने की कीमत बढ़ा दी। समझ गए? यानी अब जो नोट छापना शुरू कर दिया वो अपनी मर्जी से छाप सकते हैं और जनता के हाथ में सिर्फ कागज के टुकड़े रह गए। भारत के लूटपाट के इतिहास की यह सबसे बड़ी लूटपाट और शोषण था,
दिसंबर 2023 में प्रकाशित स्टडीज इन अपील्स इकोनॉमिक्स इंडियाज पेपर करेंसी डिपार्टमेंट 1862 से 1935 एमए करेंसी बोर्ड चार्ल्स बिंट्रेउब एंड कूर्ट स्टूलर द्वारा जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ब्रिटेन की शोध ग्रंथ के अनुसार, यह उस रिसर्च पेपर का हवाला दिया हुआ है, 1962 से 1935 तक, ध्यान दीजिएगा, सॉरी 1862 से 1935 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को सिक्योरिटी मनी के रूप में भारत द्वारा 37,440 करोड़ वैध रुपया, यहां वैध चलेगा, लीगल रुपया कौन सा था? लीगल रुपया जिसके बराबर का सोना सरकार के पास रखा है, यानी सिक्योरिटी मनी के रूप में 37,440 करोड़ रुपया दिया गया। और इस रुपए को यदि गोल्ड स्टैंडर्ड के बदले में देखा जाए तो यह बनता है लगभग 43 करोड़ 67 लाख 160 किलो शुद्ध सोना। समझ गए? जो पेपर करेंसी छपी उसके बदले में जो गोल्ड स्टैंडर्ड रखा हुआ था, उस गोल्ड स्टैंडर्ड के बदले में जो गोल्ड सरकार ने ब्रिटिश हुकूमत को दिया वो था 43 करोड़ 67 लाख 160 किलो शुद्ध सोना। और कमाल की बात क्या होती है, 1947 आते आते भारत आजाद होता है और आजाद होने के बाद में अंग्रेजी हुकूमत एक करार करती है। उस करार के मुताबिक समझे आप, जो करार करती है कि हम आपके देश को आजाद कर रहे हैं, अब आपको रानी के जो सिक्के हैं और नोट हैं वो चलन में लाने की जरूरत नहीं है, हम अपना पैसा ले जाते हैं, तुम उसके बराबर में अपना नोट छाप लीजिए। और हुकूमत, जो अंग्रेजी हुकूमत है, वो अपने सिक्के जो चांदी और सोने की फॉर्म में थे लेकर के निकल जाते हैं, जो लगभग 43 करोड़ 67 लाख किलो शुद्ध सोना बनता है, और हमारे हिस्से में आ जाते हैं कागज के नोट। चूंकि उस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस मुद्दे को उठाए हुए थे और उस वक्त उनका नया नया कत्ल किया गया था, इसी मसले को लेकर के उनको मौत के घाट उतारा गया। अगर ये बता देते कि सरकारों ने उनके साथ षड्यंत्र किया है तो खलबली मच जाती। और जो नेताजी ने किया था उनको मालूम था कि कांग्रेस, जो उस दौर की कांग्रेस थी, वो मैनेज्ड है। उनको मालूम था कि ये कॉम्प्रोमाइज करे हुए लोग हैं। जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से वो इस्तीफा देकर के निकलते हैं तो वो कहते हैं वहां पर अपने एक वक्तव्य के अंदर कि ये सारे के सारे लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर के षड्यंत्र कर रहे हैं और हम इनके साथ में नहीं करेंगे। तो वो वहां से जब वो जाते हैं, जब इस पूरे खेल को समझने के लिए, तो वो हिटलर के पास पहुंचते हैं, क्योंकि हिटलर को भी ये सारा गेम मालूम था। उसको मालूम था कि इजराइल ही सब कुछ करवा रहा है, या यहूदी ही सब कुछ करवा रहे हैं। और उन यहूदियों के खेल को समझने के बाद जब वो भारत में आकर के, या भारत को जब देखता है कि भारत में तो अंग्रेजों का राज है और गुलाम देश का कोई कानून अगर हम लोग बनाते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा, तो बर्मा जाकर के बर्मा के कानून के हिसाब से आजाद हिंद सरकार बनाता है, आजाद हिंद सेना बनाते हैं, आजाद हिंद रुपया बनाते हैं, और तब वो अपने आप को, भारत को आजाद घोषित करते हैं और आजाद भारत के वो पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। वो उस वक्त यहां पर अंग्रेजों का राज चल रहा था और उनको मालूम था कि ये इस आदमी ने अगर आकर के देश की जनता को सब बता दिया तो खलबली मच जाएगी, तुम्हारे कपड़े नहीं छोड़ेंगे, इंग्लैंड जाकर के भी नहीं छोड़ेंगे। और अगर इसकी सच्चाई देखो, यदि आज भारत का नागरिक
अपने उस रुपए का हिसाब मांगे कि तुमने जो पेपर करेंसी हमको दी हुई है और जो हमको प्रॉमिस किया हुआ है, जिसको तुम खाने की बात कहते हो, तो ये सारा का सारा पैसा अगर वापस आ जाता है तो 125 करोड़ की जनसंख्या यदि भारत की मान ली जाए, जिसको वो 130 140 करोड़ कभी कभी बोलते रहते हैं, तो जो कैलकुलेशन है वो 125 करोड़ की है। तो जो इस टोटल को जब हम डिवाइड करते हैं तो हर व्यक्ति के हिस्से में लगभग 349.36 यानी कि 350 यानी लगभग 350 ग्राम सोना आता है हर व्यक्ति के। यानी आपके घर में अगर 5 लोग हैं तो लगभग 17 किलो सोना आपके हिस्से में आता, 1700 ग्राम यानी 1.25 किलो सोना, यदि वो हमारे, इसीलिए हमको सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसलिए हम सबसे समृद्ध देशों में शामिल होते थे। 1860 तक हमारे देश की जीडीपी पूरी दुनिया की जीडीपी का 25% अकेली होती थी। सारी दुनिया का एक्सपोर्ट हमारे यहां से जाता था। हमारा हर आदमी जो गांव में था, हर आदमी के हाथ में काम था, एक भी आदमी बेरोजगार नहीं था, हर आदमी उत्पादन का हिस्सा था। वो जो भी कर रहा था उसका उत्पादन कर रहा था। जब पूरा गांव उस उत्पादन से बेनिफिट ले ले, उसके बाद जो सरप्लस बचता था वो शहरों में भेजा जाता था, और फिर शहरों की जरूरत पूरी होने के बाद जो बचता था वो विदेशों में भेजा जाता था। हम इतना उत्पादन करते थे कि पूरी दुनिया में 48% कारोबार पर अकेले भारत का हिस्सा था। और ये हमको बंजारों का और सपेरों का देश बोलते थे अंग्रेज यहां आकर के। ये इसका एक ही कारण था कि हमारी व्यवस्था गांव पे आधारित थी और डिसेंट्रलाइज थी, और हर गांव की अपनी ताकत थी। हमने ताकत को किसी सरकार को नहीं दे रखा था। हमने ताकत किसी एमएलए, एमपी, डीसी का कोई औकात ही नहीं होती थी पुलिस वाले की गांव में घुसने की। भाई साहब, पुलिस वाला गांव में घुसता था तो ये तो हो गई, ये हुआ क्या, ये आए कौन है पुलिस वाले, पुलिस क्यों आई है, ऐसा सोचते थे। पुलिस का काम ही नहीं था कोई गांव के अंदर। यह व्यवस्था थी हमारी, और उस व्यवस्था को उन लोगों ने धीरे 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 करके खत्म कर दिया। अब जब रुपए पे बारी आती है तो यहां पर आज भी पेपर करेंसी एक्ट 1882 चलन में है। आज भी अगर आप जाओगे आरबीआई एक्ट, जिसके तहत आपको ये नोट मिले हुए हैं, आरबीआई एक्ट के अंदर धारा 25 में यह लिखा हुआ है कि कोई भी दुनिया का आदमी भारत की पेपर करेंसी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। उसमें यह लिखा हुआ है कि वह आप रुपए को डिवैल्यूएट नहीं कर सकते। आईपीसी की धारा 489 में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति रुपए के वैल्यू के साथ छेड़छाड़ी करेगा, जो उसकी वैल्यू को घटाने की कोशिश करेगा, या घटे हुए रुपए के साथ में वो काम करेगा, या वो घटे हुए रुपए में लेन देन करेगा, तो वो व्यक्ति जो है वो 8 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का भागी होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि आपको अगर मैं ये बता दूं कि जो रुपया आपकी जेब में, जिसको आप रुपया मान के बैठे हो, ये नकली है, तो ये रुपया, इसका मतलब सारे जेल जाओगे। जिसने बनाया वो भी जाएगा, जो यूज कर रहा है वो भी जाएगा। अब आप सोचो, अब ये काम आता है, अब वकील साहब के जिम्मे आती है बात। तो आप वकील साहब मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसी को अपना एफिडेविट दे देते हो तो क्या आप उसको बदल सकते हो? हाँ जी, नहीं बदल सकते जी? हाँ जी वकील साहब, नहीं बदल सकते। अगर बदल दें तो सजा है। ये बता रहे हैं कि यदि आप अपना दिया हुआ एफिडेविट बदल देते हो तो सजा है, और किसी और का बदल दो तो और गंभीर सजा है। अब वो कौन है जिसने गवर्नर का इस देश को दिया हुआ एफिडेविट बदल दिया? ये नोट प्रोमिसरी नोट है, प्रोमिसरी नोट एफिडेविट को ही कहते हैं। यही होता होगा जी, एफिडेविट प्रोमिसरी नोट ही होता है। प्रोमिस का नोट एफिडेविट होता है कि मैं ये वायदा करता हूं। वो वायदा का वचन खंड है जो गवर्नर ने आपको दिया है, उसको नहीं बदला जा सकता। तो अगर 1968 से पहले के नोट पर कुछ और लिखा है और आज अगर कुछ और लिखा है, तो अगले ही झटके में हमारा नोट नकली हो जाता है, क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं है। और इसके दस्तावेज आरबीआई के आर्काइव से साइन करे हुए
ऑफिशियल सर्टिफाइड कॉपी अपने पास है कि हां यह गड़बड़ हुई है। आज आप आरटीआई डालो, कमाल की बात देखो, मैं आपको बताता हूं, आरटीआई डालो, आरटीआई में आपको जवाब ही नहीं आएगा, आएगा तो गोलमोल आएगा। क्या आएगा? आरबीआई की वेबसाइट है, इधर जाओ, वहां जाके ढूंढ लो, एक ही जवाब आएगा, हमारे पास वो दस्तावेज पड़े हैं और माना आरबीआई ने कि हां हमने फ्रॉड किया हुआ है, हैं? नहीं दिया, हमको भी नहीं दिया। वो हुआ क्या, आरटीआई की अपील करते करते हम लोग सीआईसी पहुंच गए। सीआईसी में जाकर के वहां आरबीआई के जो डायरेक्टर थे उस टाइम के, उसके साथ में बहस हो गई। तो वहां जो सीआईसी के वो कमिश्नर थे, उन्होंने सामने बैठ के सवाल पूछ लिया। 30-40 मिनट बहस चली वर्मा जी की, और जब वो बहस के बाद में अंत में वो आरबीआई का डायरेक्टर बोलता, हम जी इनका सवाल समझ नहीं पाए थे, तो फिर अब क्या करें? अब जी हम ये ठीक कह रहे हैं, हाँ ये वचनखंड बदला हुआ है, तो इनको दीजिए इंफॉर्मेशन। तो जी हमारे आर्काइव में रखी हुई आ सकते हैं। तो उस दिन के बाद से हमारे को वर्मा जी को सबको खुली अथॉरिटी मिल गई आरबीआई से कि हम जब चाहें उनके आर्काइव में घुस के अपनी रिसर्च कर सकते हैं। तो हम वहां से सारे दस्तावेज, वो बाय चांस वहां एक आदमी ऐसा मिल गया जो किसी तरह से वर्मा जी को जानता था और वो नेक आदमी था, तो उसने वो आरबीआई कंपनी है, उसके शेयर होल्डर कौन कौन है, ये क्या क्या उन्होंने फ्रॉड किया, क्या क्या गड़बड़ी करी, क्या क्या सबूत, सारे सबूत जो कोर्ट में ये साबित करते हैं कि सरकारें और बैंकों ने मिलकर पूरे देश के साथ फ्रॉड किया है, वो सारे दस्तावेज की इतनी बड़ी कॉपी, इतनी कॉपियां अपने पास हैं, सब ले आए हम लोग, सब आ जाओ जरा को जितना मर्जी देखी जाएगी भाई। यानी कि ना वो आपको, अगर पेपर करेंसी एक्ट 1882 में जाओगे तो सरकार ने उसका डिजिटल मोड वहां डाला हुआ है, तो वो वाला पोर्शन काट के डाला हुआ है जो आपके काम का है, तो आपको ऑनलाइन कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप कुछ ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं, आप ढूंढोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो असली दस्तावेज है वो उन्होंने गायब करने की प्लानिंग करी है, और अब वो आपके हाथ में जो असली दस्तावेज है, यानी ये प्रोमिसरी नोट, ये गायब करना है उनको। 5 और 500 और 1000 का नोट गायब करके डिजिटल लाना, लॉकडाउन में आपको डिजिटलाइजेशन की आदत पड़ना, उसके बाद आपको डिजिटल 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 इंडिया के नाम का नारा देना, डिजिटल ही करेंसी के लिए प्रमोट करना, हर जगह क्यूआर कोड को प्रमोट करना, फिर 2000 के नोट का मार्केट से गायब कर देना। अभी आप मुझे यह बताइए, आप में से किस किस को पता है कि 2000 का नोट बंद हो रहा है 30 तारीख को? आप में से किस किस ने पढ़ा है उसको, नोटिफिकेशन को? बंद नहीं हो रहा है। आप उस नोटिफिकेशन को पढ़िए तो सही, उसमें लिखा हुआ है आप 30 तारीख तक 2000 का नोट बदलकर 500 के या दूसरे नोट ले सकते हो, लेकिन 30 तारीख के बाद भी आगामी आदेशों तक यह लीगल टेंडर बना रहेगा। और आप टीवी के अंदर जो है, आप टीवी में जो चला, आपने सोचा अब की बार 2000 का नोट बंद हो रहा, आपने मान लिया और आप कुछ बोले ही नहीं। और सरकार को यह पता था कि ये नोट बंद कर दिया तो अब की बार पब्लिक खड़ी होएगी, तो बंद नहीं किया है, सिर्फ आपको फीलिंग दिलाई है कि बंद कर दिया, आपने मान लिया और सब चल पड़े तो 2000 का नोट बदलने के लिए। बोलो कमाल की बात यह है, पूछ अगले ही दिन बैंकों में लोग पहुंच गए 2000 का नोट लेकर के, क्योंकि आदत ही नहीं है पढ़ने की। जो टीवी में चला मान लिया, गधों की तरह चल पड़ते हैं। नहीं, अरे पढ़ो तो सही, वो नोटिफिकेशन में लिखा गया उसका मतलब क्या है। हम समझे मां ये गधो है, गड़बड़ हो गई, ऐसा कैसे कर सकता है 2000 का नोट। मैं भेजना मुझे नोटिस, वो भेजा तो उसका अंदर लिखा हुआ है कि ये तो लीगल नोट है। क्या यार, और हम देख रहे हैं पब्लिक को, जो भी जहां बैठे वहां 2000 का तो नोट बंद कर दिया सरकार ने। मैं कहा ये सारे बंद करने वाली है, ये 2000 का नोट बंद कर दिया, ऐसी फीलिंग और ऐसी चर्चा पूरे समाज में चले। सरकार ये चाहती है ताकि हर आदमी तक, गरीब आदमी तक ये मैसेज जाए कि सरकार कभी भी कोई सा भी नोट बंद कर सकती है, ताकि वो 500 का नोट धीरे धीरे मार्केट से 500 का नोट खत्म कर दे। जाओ बैंक में, बोलो बैंक से, अपने स्थानीय बैंक से, मुझे 5 लाख रुपया चाहिए, मुझे 10 लाख रुपया चाहिए। हाथ पैर फूल जाते हैं बैंक मैनेजर के।
पैसा है नहीं बैंक के पास, वो आपको कहेगा दोपहर तक वेट करो, शाम तक वेट करो, पैसा आएगा तो आपको दूंगा। जो मैंने जमा कराया वो कहां है? जो मैंने जमा कराया था वो कहां है? वो तो जी दे दिया, किसको दे दिया? कोई और मांगने आया उसको दे दिया। यही बैंकिंग का काम है। बैंकिंग तो तुम कर ही नहीं रहे हो, तुम तो यहां LIC बेच रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस बेच रहे हैं बैंक वाले, हर लोन के साथ में लोन दे रहे हैं और LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस बेच रहे हैं, दूसरा काम नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं जमा कराने भी ATM में जाओ, निकलवाने भी ATM में जाओ, कार्ड से जाओ, मोबाइल से निकलवाओ, बैंकिंग को छोड़ के सब कुछ बैंक में होगा, है ना। वसूली भी बैंक करेगा, गुंडागर्दी भी बैंक करेगा, कॉल सेंटर भी बैंक बनाएगा, सब कुछ बनाएगा।